कोई वर्दी नहीं जचती, वसंत अच्छा नहीं लगता, सितारा साथ हो अगर कफन अच्छा नहीं लगता, दुनिया हो तो वतन अच्छा नहीं लगता, वतन अच्छा नहीं लगता। एक सैनिक की जिंदगी देश के नाम उसी दिन हो जाती है जब वह सेना में भर्ती हो जाता है, और मैं तो खुशनसीब हूं कि मेरे तो एक आम नागरिक की मैं जीवित हूं। लेकिन यह बात अलग है कि मैं आम इंसान की तरह नहीं दिखता हूं, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, इसलिए उन्होंने मुझे आम से खास बना दिया है। इसलिए हनुमान जी की पूरी पूरी कृपा मुझे खास बनाने में है। और अपनी वर्तमान स्थिति में छाने जा रहे हो नहीं, उनके कर्मों से आज हम उनको नमन करते हैं। उदाहरण के तौर पर सर ने बोला था, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरी भी कर्म भूमि बनी, जैसे वीर शिवाजी की ये जन्म भूमि थी तो मेरी कर्म भूमि बनी है। तो मैं वंदन करता हूं इस राष्ट्र की, राष्ट्र महाराष्ट्र की भूमि को, और मैं यहां पर आप लोगों को भी वंदन करता हूं कि एक सैनिक को आपने चुना, क्योंकि हर जगह आप देखते हो ना, नेता अभिनेता हर जगह बुलाए जाते हैं। गोली खाने के लिए सैनिक आगे रहता है, मगर रिबन काटने के लिए कोई नहीं बुलाता। तो मेरा ये पहला कार्यक्रम है इतना बड़ा, और सभी रोटरीज को मैं धन्यवाद बोलता हूं कि आप लोगों ने इतनी अच्छी शुरुआत की, और ये शुरुआत हर घर नहीं पूरे भारत भर में पहुंचनी चाहिए। मतलब कि हाँ भाई 3142 ने कोई शुरुआत की है, और ये अच्छी शुरुआत है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब बॉर्डर के ऊपर होते हैं तो कौन गोली खाता है, मेरे को बताइए आप। और मैं यही चाहता हूं, सैनिकों का सम्मान दिल से होना चाहिए। आज सैनिक कितनी सादत में रहते हैं। आज हम लोगों को बोलते हैं कि भाई कारगिल लड़ा, आज भी मेरे को बहुत बंदे बोलते हैं, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं। अरे दीपचंद जी क्या प्रॉब्लम है आपको, मुझे देखो, आपके चेहरे पे मुस्कान देखो, पीछे का दर्द कोई नहीं देखता है। ये हमारे पूर्वजों ने लिखे हुए भेजा हुआ था। उदाहरण के तौर पर आप खुद देख सकते हो, आज सुख में साथी सब भाई, दुख में भाया ना कोई। जब श्री रामचंद्र जी को रात के अंदर ऑर्डर मिला, भैया तुम सवेरे राजा बनने वाले हो, और चंद सेकंड बाद उसको ऑर्डर मिल चुका था कि भैया राजा का चक्कर छोड़ो, 14 साल का वनवास मिल चुका है तुम लोगों को, और फिर भी उसने हंसते हंसते स्वीकार किया। तो पूरे साम्राज्य के अंदर सिर्फ लक्ष्मण जी और सीता जी ही थे जिन्होंने विद्रोह करके उसके साथ में चलने की कोशिश किया। आप देखिए, 2 ही आदमी ने उनके साथ में चलने की कोशिश किया, बाकी किसी ने चलने की कोशिश नहीं किया। तो वहां पर एक हमको सीख दी गई थी कि जब भी आपके अंदर विपत्ति आएगी, अकेले ही रहोगे, किसी पर विश्वास मत करो। तो इसलिए आज भी हम लोग, जैसे मेरे को लगा लो, आज हम किसी का सुख दुख बांट सकते हैं, दर्द नहीं बांट सकते, दर्द जो अकेले को सहन करना पड़ेगा। और बहुत सी चीजें हमारे अंदर अपनी वजह से आती हैं, हम लोग बोलते नहीं। आज पैसा होने के बाद में भी हम पानी की तरह बहा देते हैं, फिर कभी कभी हमारे को बैक फुट पा जाते हैं, तो फिर उस चीज़ को अहमियत होती है, अरे यार वहाँ 5 रुपये की जगह हमने 100 रुपये खर्च कर दिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हर चीज़ को अपने खून पसीने कमाई। रोटरीज क्या है, कोई डोनर तो आता नहीं है, आप लोग खुद अपने बलबूते के ऊपर आप लोगों ने ये मुकाम हासिल किया है। कोई सरकार आपको चंदा नहीं देती है, या कोई और व्यक्ति आपको डोनेशन नहीं देता है, आपकी खुद की कमाई है, खुद आप लोगों ने स्टैंड बनाया है, और उसी से आप लोग चैरिटी करते हो। ये बहुत खुशी की बात है रोटरीज के अंदर। मतलब और देश के अंदर, अगर मैं खुद बोलता हूं, नेता अभिनेता अगर साइड में हो जाए, रोटरीज को मौका दिया जाए, तो पूरा देश रोटरीज चला सकता है। बिल्कुल इतना भरपूर पैसा भी है, और मन के अंदर उनके अंदर विचार भी है, क्योंकि वो होते हैं, वो कभी झुग्गी झोपड़ी में भी जाते हैं, कभी हाईएस्ट में भी जाते हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस आ जाता है। अगर उनको मौका मिला जाए डिप्लोमेंट का, सच्चे दिल से किया जाए ना, तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं तो बार बार यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आप लोगों को मौका दे कि भाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जैसे हम लोग, और वो दिल से काम करते हो। जब आप अपना पैसा खुद लगाते हो तो 10 बार सोचते हो हम लोग कि नहीं नहीं भाई, ये पैसा अच्छे काम में भी जाना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोगों को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, और बहुत बहुत मैं दोबारा से पुनः आप लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ। मेरी कहानी आप लोगों ने बता दी है, तो मेरा जो जरिया था फौज में आने का, आप लोगों ने बता दिया कि मेरे 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं था। बचपन से ही मेरे अंदर उमंग थी, और नेताजी सुभाष चंद्र का बोस का वो नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वहीं से शुरुआत की थी। और महाराष्ट्र के अंदर नासिक में ट्रेनिंग किया, पहली पोस्टिंग फिरोजपुर में थी, उसके बाद राजस्थान, दिल्ली, जबलपुर, काफ़ी जगह रहे, और पहली बार हम लोगों को ऑपरेशन रक्षक कश्मीर में जाने का मौका मिला। तो हमारे लिए तो वो कश्मीर की कली, हमने कभी शशि कपूर की पिक्चर देखी थी, उसी के अंदर फोटो देखे थे कि कश्मीर है भाई, स्वर्ग है, तो हम लोग तो बड़े उत्साहित थे कि बर्फ़ देखेंगे, ये था वो था। और चले गए पटनी टॉप से होते हुए, और जैसे पटनी टॉप पर पहुँचे, वहाँ पर हमारे को समझा दिया गया कि यहाँ से वहाँ कैसे जाना है। ऐसा नहीं कि आप टूरिज्म जा रहे हो, वहाँ हमारा क्या काम है। तो वहाँ पटनी टॉप से ही हमारी क्लासेस शुरू हो गई थी, और बनिहाल होते होते हम लोग ओल्ड एयरपोर्ट पहुँच गए थे। जब ओल्ड एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर होल्डिंग किया,
तो ओल्ड एयर पहुंचने के बाद हम रात को रुके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को तंगमार्ग, जो गुलमर्ग से जस्ट स्टॉपेज है तंगमार्ग, तो वहाँ पर हम लोग जीरन में रहे। और जीरन में रहने के बाद में फिर हमको बांट दिया गया था। मतलब आप लोगों ने अभी उड़ी सेक्टर सुना है, उसके अंदर बारामूला डिस्ट्रिक्ट है और पट्टन एक जगह है, तो पट्टन के अंदर हम लोगों को बांट दिया गया था। निहालपुरा, पट्टन, सागरी, भटपुरा, जीरन, ऐसे हमारी पूरी बटालियन को बांट दिया। और हम लोगों को जो तोहफे थी वो जमा कर दी गई और हमारे हाथ में AK-47 दे दी गई। पहली बार हम लोगों ने टाडा में कभी संजय दत्त था, उनका नाम सुना था कि भाई AK-47, लेकिन पहली बार जब उसको देखा हमने 10 बार हाथ में लेके देखते थे कि भाई ये AK-47 है। हमारी जो राइफलें थी, इंसास वगैरह, 303 वो सब जमा हो चुकी थी। वहाँ पर वो वेपन चलता है। उसकी 2 महीने तक हमको ट्रेनिंग दी गया और जो पुरानी सेना थी वो चली गई। वहाँ पर हमारा रोल था, जो आप जैसे बंदे घूमने के लिए आते हैं तो आप देखते हो रोडों के ऊपर सैनिक जो खड़े रहते हैं, तो हम लोग सुबह 6 से लेकर के और रात्रि 5 बजे तक वहाँ रोड के ऊपर हम लोग प्रोटेक्शन में रहते हैं। और उसके बाद रात को अपने जा करके रात को कैंप में ड्यूटी देते हैं। और जितने भी गांव बांटे गए थे, रात को आतंकवादियों को ढूंढते गांव-गांव जा करके। आप लोगों को बाहर लगता होगा कि सेना आराम करती रहती, नहीं, कभी आप उनके साथ में टाइम बिताएंगे तब पता चलेगा। तो रात भर हम लोग, चाहे बर्फ हो चाहे कुछ हो, मतलब हम लोग घूमते रहते थे। तो ये सिलसिला जारी रहता था। कई बार मुठभेड़ होती थी क्योंकि हम नए नए थे। एक बार तो जैसे रास्ते में है, दोनों साइड में हमने कॉर्डन लगाया हुआ, स्टार्टिंग की बात थी, आधे इधर और बीच से आतंकवादी जा रहे हैं। और उस टाइम हमारे पास नाइट बाइनोकुलर एक ही था, तो देखा भाई 5-6 आतंकवादी बीचों बीच जा रहे हैं। मौका हमारे पास बहुत सुनहरा था, फायरिंग कर सकते थे, लेकिन हम लोगों को उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था इतना। इस साइड में भी हमारी फौज है, उस साइड में भी हमारी फौज है और बीच से आतंकवादी जा रहे हैं। अगर हम फायरिंग खोल देते तो अंधेरे में आपस में ही सर्वनाश हो जाता है हमारा। तो उन आतंकवादियों को हमने जाने दिया। उससे सीख ये लिया कि भाई एक तो डबल बाइनोकुलर होगा रात में जब भी जाएंगे, और कोऑर्डिनेशन बनाया गया कि एक साइड में ही बैठेंगे। दोनों साइड में क्या ऊपर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो हमने भी वहाँ पर गलतियों को दोहराया और अगली बार कई बार हमारी जब मुठभेड़ हुई तो ऐसे ही हुई, हमने वन में ही फायरिंग किया और आमने सामने की लड़ाइयों में काफ़ी आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा। और मैंने वहाँ पर कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला। कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स मैंने 2 महीने सीखा और 2 महीने दूसरों को सिखाया। और फिर मैं रेजिमेंट में आया तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, हमारे जो खुफिया विभाग था रेजिमेंट का, उसके अंदर मुझे सिलेक्शन दे दिया। फयाज नाम था मेरा, मैं उसी कश्मीरी विश्व में रहता था। और फैरन वगैरह है, नीचे AK-47 पिस्टल वगैरह जो भी हमारे पास हथियार थे हम रखते थे और गांव-गांव जाते थे। मतलब दाढ़ी दूढ़ी रखी हुई थी और गांव-गांव जा करके हमारे पीछे हमारी प्रोटेक्शन फौज रहती थी, कॉर्डलेस के ऊपर बातचीत रहती थी। तो गांव में सोर्सेज निकालते थे, बैठ करके जनता से, सरपंच के पास चले गए, क्या हाल चाल है, कश्मीरी भाषा में पता करके ना, तो सोर्सेज निकालते रहते थे। तो ऐसे करते करते उस ड्यूटी के दौरान हर रोज़ की नई ड्यूटी थी, मगर सर ने जैसे बताया तो इस ड्यूटी के दौरान हम लोगों ने ना 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा, जिसमें हमारे एक अवतार सर भी शहीद हो गए थे। एक दिन की बात है, हम लोग वहाँ कई बार दिन में जाते थे तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी। हमारी गाड़ी देख करके आतंकवादी उधर सोर्सेज जितने तगड़े होते थे भगा देते थे। तो जैसे आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, एक दिन हम लोगों ने प्लानिंग बनाया कि एक गाँव के अंदर आतंकवादी हैं, तो हमने दिन में ही प्लानिंग बनाया और वहाँ पर जो कश्मीरी बसें थी उनको रोका, सवारियों को उतार दिया। और जैसे आप लोगों ने अभी पिक्चरों में देख रहे, उसी अनुसार हम लोग सीटों के ऊपर लेट गए, 3-4 बसों को खाली किया और सीटों के ऊपर लेट गए और गांव की तरफ चल दिए। तो जब गांव आ गया तो चारों तरफ से हम लोगों ने कॉर्डन कर लिया और सर्चिंग शुरू कर दी। वहाँ पर गांव एक इधर है, एक उधर घर, ऐसे अलग अलग है, अपनी तरह नहीं है कि भाई एक जगह ही हो, ऊंचे नीचे घर हैं। तो सर्चिंग करते करते आ रहे थे और सब गाँव वालों को मस्जिद के अंदर भेज रहे थे। तो ऐसे करते करते लास्ट में एक घर बच गया जिसका बेटा पुलिस में था और वो खुद मास्टर जी था। तो वो मास्टर जी कश्मीरी लैंग्वेज में चिल्ला रहा था कि यहाँ कुछ नहीं है साहब, यहाँ कुछ नहीं है। तो हम बोले भाई इतना चिल्ला क्यों रहा है? तो साहब लोगों ने हमारे से पूछा भाई क्या है भाई? मैं बोला सर इन्फॉर्मेशन पक्की है, बिल्कुल आतंकवादी है, लास्ट घर यही बचा हुआ है। बोले ये मास्टर जी है यार, इसका बेटा तो पुलिस में अपने पास आता रहता है। लेकिन हम विश्वास नहीं करते सैनिक, चाहे कितना भी क्यों ना हो, हमको वहाँ पर सिखाया जाता है। श्रीनगर के अंदर आप खास करके भले एक साथ में आप शादी ब्याह में भले उनके साथ खाना खाओ, मगर विश्वास नहीं करते थे। हमारे दिमाग में एक अलग से ही रहता था कि नहीं कुछ भी रहे। तो मास्टर जी बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, तो हमने मास्टर जी को बोला भाई क्यों चिल्ला रहे हो इतना? फिर बोला नहीं सर आप देख सकते हो। तो 3 आदमी, एक ऑफिसर, एक जवान और एक जेसीओ को ऊपर भेजा और बाकी इन्होंने सबने कॉर्डन किया हुआ था। तो जैसे ऊपर वाली बिल्डिंग, वहाँ लकड़ी के मकान रहते हैं, जैसे चढ़ के गए ऊपर जो 2nd फ्लोर था वो पूरा खाली था। तो देखा तो उधर गद्दे पड़े हुए हैं, तो कुछ नहीं है भाई। तो वो हमारे साथ एक सुरेंद्र जी था, उसने बोला सर देख लेते हैं।
क्या पता गद्दे के नीचे, गद्दे में क्या आएगा, एक ऊपर गद्दा रखा हुआ है, नहीं नहीं कुछ नहीं है, और चलने लगे। लेकिन उस सुरेंद्र से रहा नहीं गया और उसने जैसे गद्दे के ऊपर हाथ रखा, आतंकवादी के सिर के ऊपर हाथ रखा गया और उन्होंने अंदर से ही फायरिंग खोल दिया। और जैसे उन्होंने फायरिंग खोला, सामने हमारा अधिकारी, उनको को मतलब नहीं किसको लगे ना लगे, ऑफिसर्स को सीधी यहाँ गोली लगी। तो डिक्लेयर हो चुका था कि आतंकवादी है। और दूसरी मंजिल से तीनों आदमी ने छलांग लगाई, हेलीकॉप्टर मंगाया गया, ऑफिसर्स को श्रीनगर भेजा गया और फिर हमारा शुरू हो गया आमने सामने की फायरिंग। मतलब तो हमारे पास जब फौज कम थी क्योंकि अंधेरा हो चुका था, फिर हमने दूसरे जो आरआर में, दूसरी जो आरआर आप सुनते हो आजकल, उनको फ़ोन किया तो वहाँ से रॉकेट लॉन्चर वगैरह बुलाए गए और पूरे गांव का कॉर्डन कर लिया। रॉकेट लॉन्चर चलाने के लिए आप पिक्चरों में भी देखते हो, अभी भी देखते हो, LMG का स्पोर्टिंग देना पड़ता है, तब वो खड़ा होकर फायरिंग करनी पड़ती है। और जैसे ही खड़ा हो रहे थे आगे से भी फायरिंग आ रही थी, तो हम लोग इंतजार करते रहे अंधेरे का। मतलब फिर आखिर में हम लोगों ने 3-4 रॉकेट लॉन्चरों से उस पूरे घर को ही उड़ा दिया। मतलब तो जिसमें 3 आतंकवादी थे और जो अवतार सिंह सर थे हमारे, ये सुबह 4:30 तक ऑपरेशन चला। मतलब तो ये काफ़ी ऐसे कई टफ ऑपरेशन हम लोगों ने किए हैं। टाइम बहुत कम, हर कहानी बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सिलसिला जारी ही था। बीच में चुटमुट की खबर आई कि जी कारगिल युद्ध हो चुका है, तो नीचे से जो सेना आने वाली थी, हम लोग स्टैंड बाई में थे कि जाएं या ना जाएं, क्योंकि हमारी जगह लेने वाला कोई चाहिए। तो नीचे से जो सेना आने वाली थी वो लेट हो रही थी, तो हमें मिल गया कि मूव टू कारगिल। और आज भी मैं सेना में होता तो दोबारा मूव टू गलवान का मौका भी शायद हमें ही मिलता। मतलब ये अफसोस है कि भाई हम लोग पहले रिटायरमेंट हो गए, वरना सब कुछ इस देश के लिए समर्पित। हमारे अंदर इतना जोश था, हम लोगों ने 12 घंटे के अंदर ही अपनी तोपों को त्रोलिंग पहाड़ी के ऊपर लगा दिया था। और उस टाइम आप लोगों ने कालिया साहब का नाम सुना था ना, इस टाइम तक हमारी आर्टिलरी की सपोर्टिंग नहीं थी। उनके जो पार्थिव शरीर के साथ बुरा हाल किया था, उठाने नहीं दे रहे थे। जितने 2 आदमी चले गए, दोनों के 2 शहीद, 4 चले गए, 4 के 4। जितनी भी हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जा रही थी सब शहीद हो रहे थे और डेड बॉडी और पार्थिव शरीर को भी उठाने नहीं दे रहे थे। फिर हर बटालियन को मौका मिलता था, क्योंकि हजारों तोहफे फायर कर रही थी, हर बटालियन को मौका मिला था कि भाई तलोलिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा फायरिंग हुई है। 15 दिन तक लड़ाई चली तलोलिंग के ऊपर। आजू बाजू की जो पोस्टें थी, जो विक्रम बत्रा पोस्ट के नाम से आप जानते हो, 48755100, उस टाइम हमको नाम भी याद नहीं थे। हम तो जवान आदमी थे, हमको तो सिर्फ ये दिखा दिया था कि बेटा ये सामने वाली पहाड़ी है, ये है बैरिंग एलिवेशन, और हमारा काम था उसको ध्वस्त करना। बस यही मौका था। जैसे आप लोग भी अभी बोले थे ना कि भाई हर क्षेत्र के अंदर अपना अपना महत्व दिखाओ, तो वहाँ पर भी युद्ध भूमि में भी हमारी हर बटालियन का अलग अलग महत्व था कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। मतलब तो सबको मौका मिल रहा था, मगर किसी का राउंड इधर गिर रहा था, कभी इसका इधर गिर रहा था। फिर हमारी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल का जैसा फिर हमारी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल का जैसे नंबर आया, तो 12 की 12 तोपों ने हमारी ने भी 1 राउंड गन फायर किया। और भगवान की किस्मत अच्छी है, मैं ये नहीं बोला कि मैं ही बेस्ट फायरर था, मगर जब देता भगवान तो छप्पर फाड़ के देता है। जैसे ही फायर किया, मैं चार्ली 2 तोप के ऊपर था, पहला ही गोला दुश्मन के ऊपर हिट हो गया। और पहली बार ये था लगा कि हमने, क्योंकि मैं भी जैसे बातचीत करता हूं तो मुच्छड़ मेरे को बोलते थे, तो स्टैंड पास हो गया हमारा, तो बैरिंग डाटा लिया गया। तो आजू बाजू वाले अच्छाई और बुराइयां चलती है, बोले क्या हुआ, बोले अपने बंदों को गोला डाल दिया लगता है, क्योंकि हमारे को उस टाइम पता नहीं था कि भाई गोला हिट हो गया है। तो स्टैंड बाई लिया गया, तो पीछे हट गया। तो मैंने, मेरे सर थे सुभाष चंद्र जो जम्मू के रहने वाले, उसने भी चेक किया, बहुत माइंडेड आदमी थे, बोला कूल डाउन हो जाए, क्योंकि लड़ाई के अंदर अगर आप गलती करते हो तुम तो जाओगे, सीनियर भी तुम्हारा कोर्ट मार्शल है सीधा। गलती एक्सेप्ट नहीं है सेना में, क्योंकि तुम्हारे को ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है। मगर हम लोगों को डर लगा, तो जनता ने बोला भाई पंगा कर दिया इसने, मुच्छड़ ने बोला। तो फिर बाद में पहाड़ी के ऊपर नीचे से चढ़ करके टीम आई, पूरा बैरिंग एलिवेशन लिया गया, और मैं सावधान से ऐसे खड़ा था। मेरा हवलदार जी बोला था टेंशन मत ले तुम, कुछ भी नहीं होगा, बोले जो होगा देखा जाएगा। फिर बैरिंग एलिवेशन लेने के बाद में फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा और हवलदार जी से हाथ मिला कि वेल डन। तो हमको तब भी पता नहीं चला कि वेल डन किस लिए बोल रहे हैं। तो हमने सोचा भाई ये बलि का बकरा है, तोड़ने से पहले वेल डन बोला जा रहा है। मगर जब बाद में भारत माता की जय, ये वो फिर पूरे नारे लगाए, तब हमारे को बताया कि भाई आपका गोला हिट हो चुका है। हम लोग इतने दिन से ट्राई मार रहे थे, किसी का गोला हिट नहीं हुआ था, यही बैरिंग एलिवेशन दिया जाएगा। तो मेरे लिए और मेरे रेजिमेंट के लिए एक मतलब सुनहरा मौका था कि अभी मतलब शुरुआत मिल चुकी हम लोगों को, और अभी हम दुश्मन के छक्के छुड़ाएंगे। मतलब तो वहाँ पर हम लोगों ने 18 ग्रेनेडियर, 2 राज राइफल, 13 जैक राइफल, GR पंजाब रेजिमेंट, 17 जाट, काफ़ी रेजिमेंटों को फायरिंग सपोर्टिंग दिया। युद्ध भूमि के लिए हर रोज एक नई लड़ाई थी। वहाँ पर बंकर नहीं थे। आप अभी भी जाते हो घूमने फिरने के लिए, कारगिल में देखा होगा माइनस टेम्परेचर है द्रास के अंदर, गुमरी के अंदर देखते हो आप लोग। अभी तो काफ़ी बंदे मेमोरियल देखने के लिए जाते हैं, मगर हमारे सामने कोई टेम्परेचर नहीं था।
हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है और किसी तरह भी इसको जल्दी से जल्दी भगाना है। अंडर 25 ईयर्स फौज थी। अब मानोगे नहीं, आज हम छोटी छोटी चीजों को लेके बैठ जाते हैं। हमने 2 महीने तक युद्ध लड़ा था ना, एक ही ड्रेस थी, जवानों के जूते तक फट चुके थे। ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट दे नहीं रही थी, वहां पर टाइम ही नहीं था ना, किसके पास क्या पहुंचाएंगे। उन्हीं जोड़ी जूतों के अंदर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। और ये एक सीख भी थी, जो आज हम लोग छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं वो नहीं करूंगा। नहीं, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि माना है हम लोगों ने। और जिस दिन आप राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हो ना, तब कुछ भी चीजें आपके लिए असंभव नहीं है। ये सब कुछ बेकार है, क्योंकि हमने इस तिरंगे को नमन किया है। और जब सैनिक कसम खाता है, वो मरते दम तक नहीं भूलता है। आज हम लोग मंदिर मस्जिदों में कहीं पर भी जाते हैं, कितने भी दीपक जला लो, जब तक मन का दीपक नहीं जलेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते आप लोग। तो मन का दीपक जलाने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पहचानिए कि क्या मेरा जन्म किस लिए हुआ है। सवेरे खाना खाओ, ड्यूटी पे भागो, ये नौकर को पैसे दे दिए हो, भाई तुम ये काम कर लेना, बच्चे को तुम संभाल लेना। वाई, सोचने वाली बात है ना, क्यों बच्चे पैदा करते हो जब भाई को संभालना है? तो किसके लिए आप धन इकट्ठा कर रहे हो? जरा माइंड को सोचिए। शाम को आओ, थक गया, बॉस से झगड़ा हो गया तो बोला खाना नहीं खाएंगे, ऐसे सो जाएंगे। अरे आज तो टेस्ट हो गया, आज तो ये परेशानी हो गई है। हम सैनिकों को देखिए, 24 घंटे स्टैंड बाई में रहते हैं। जब मैंने ट्रेनिंग किया था तो हम लोग ना पीटी ड्रेस, हाफ पैंट और बनियान पहन के ही सोते थे। कभी भी ऑर्डर आ सकता था। और हमारी ट्रेनिंग होती है, रात को व्हिसल मार दिया कि आग लग गई। आग लगी का मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे अंधाधुंध भाग जाओगे। स्टैंड बाई होना चाहिए। कहाँ हो तुम, पहले अपने आप को देखो। आग लगी है, किसी ने झूठी प्रशंसा नहीं करी, कोई दुश्मन तो एनिमी तो नहीं आ गया है। हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। माने सर बार बार बोले थे लीडरशिप लीडरशिप। यहाँ लीडरशिप करते हैं, मैं ये नहीं बोला आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ हमारे लीडरशिप, ऐसा लीडरशिप होना चाहिए। लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का सोचना हो तो राजा हो गया समझ लो। राजा कैसा होना चाहिए? प्रजा के लिए अनुयायी। हुक्म जमाने के लिए होता, प्रजा की सुननी भी चाहिए। मतलब कि हाँ भाई किसको क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता यहाँ तो यही चलेगा, ये चले नहीं। ये राज गुंडागर्दी वाला राज नहीं, दिल की भावना वाला राज। जैसे श्री रामचंद्र जी राजा थे तो प्रजा का कैसे ध्यान रखते थे, आज भी हम रख सकते हैं। संयम रखिए। किसकी जल्दबाजी, मेरे को ये नहीं पता। कल आप जाओगे ना तो पीछे आपको 0-0-0-0 आगे 1 या 2 कुछ मिलेगा, इतना छोड़ के चला गया। और जब आप जिंदा रहते हो तब भागम भाग रहते हो इधर उधर। तो ये चीजें सोचनी है हमने कि जीवन का जीने का महत्व क्या है हमारा। अच्छा, जिस तरह मेरे को देख रहे हो ना आप, मैं क्यों संतुष्ट हूँ? मैं APJ अब्दुल कलाम को पढ़ता हूँ, विवेकानंद जी को पढ़ता हूँ, दानवीर कर्ण को पढ़ता हूँ, जिन्होंने जन्म से ही सब कुछ देना शुरू कर दिया था। तो देनदार बनिए। हमेशा हाथ आपका ऐसे रहना चाहिए, न कि ऐसे रहना चाहिए। ये आप सोच के चलोगे ना, मैं बता रहा हूँ कि जीवन में भी कितना कुछ दिया भगवान ने, कि परम परमेश्वर परमात्मा जो दिया है उसी में संतुष्टि रखो ना। आज मुझे देख लिए, मैं अपने आप नहीं चल रहा हूँ, कोई दैवी शक्ति है जो आपके सामने चला रही है। वरना जब मुझे चोट लगी थी, सर ने बताया ना, हाथ उठ चुका था, 2-3 बार उठने की कोशिश किया, उठा नहीं गया। यहाँ से ब्लड था, लीवर में ब्लड था, पीटी ड्रेस थी, तो ऐसे खून को साफ किया और 2 बार उठने की कोशिश किया, नहीं उठा। मेरे साथी मुझे बचाने के लिए आए तो हमारे पीछे किसी ने चिल्ला दिया कि एक बम और फट जाएगा। वो बंदे और पीछे भाग गए और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आएगा। फिर एक हमारा जेत सिंह भाटी था, उसने फटाफट बॉक्सा उठाया और आग लगी थी। उसने भाग करके जब देखा तो दीपचंद अंदर है, तो मैं बैठा हुआ था। साथियों ने उठाया, पूरा ब्लड चल रहा था, पेट की आंतड़ी बाहर थी। जब मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया तो वो रोने लग गए। मेरा वर्डिंग था रो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मगर वो ये बोल रहे थे कि ये लास्ट चांसेस हैं, क्योंकि इस बंदे के हाथ पांव उड़ चुके हैं मतलब, और पूरा पेट फटा हुआ है। फिर भी किसी तरह मेरे को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। मेरे सीओ को इन्फॉर्मेशन किया गया, मेरा सीओ चप्पल के अंदर भागा हुआ आया कि दीपचंद को ऐसे कैसे हो गया। उसके बाद डॉक्टर से पूछा गया क्या है, डॉक्टर ने बोला ही इज द डेथ सर, 5% चांसेस हैं, अगर ऑपरेशन करें तो उसके लिए इसके हाथ पांव काटने पड़ेंगे। सीओ ने फटाफट साइन किए कि मुझे जवान जिंदा चाहिए, भले ही तुम हाथ पांव कुछ भी काटो, मगर मुझे जवान जिंदा चाहिए। आप अपनी कार्रवाई करिए, हम अपनी कार्रवाई करते हैं। मेरे रेजिमेंट में पूजा पाठ रात को ही शुरू हो गई और यहाँ पर मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया। रात भर ऑपरेशन चला, जवानों ने खून की लाइन लगा दी, 17 बोतल रात भर मुझे खून चढ़ा था। और जब सवेरे ऑपरेशन हो गए, डॉक्टर बाहर निकला तो पूरी बटालियन मेरी खड़ी थी और पूछा सर क्या होगा।
तो उन्होंने बोला मैंने अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी है, ऊपर वाले को देखो, अगर उसमें ताकत है तो जवान जिंदा हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दिया। 72 घंटे का डॉक्टर साहब ने बोला था कि 72 घंटे बाद इसको होश आएगा तब आगे कार्रवाई बताएंगे, मगर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई, और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैं हॉस्पिटल में हूं। मेरे दोस्त धाने संतोष, धाने उमेश खड़े हैं मेरे सामने, कानों में सुन रहा है मेरे को खाली। उन्होंने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को फोन किया, सर जवान को होश आ गया है। डॉक्टर ने मेरे सीओ को फोन किया, कर्नल गिरीश कुमार मेहंदी रत्ता सेना मेडल, कि सर जवान को होश आ गया है। सीओ साहब के मुंह से निकला अभी नहीं मरेगा। डॉक्टर बोला मैं डॉक्टर हूं या आप डॉक्टर हो? बोला सर मैंने इसको देखा है और मेरे मुंह से ऐसे निकला है कि मेरे को पता अभी नहीं मरेगा। और वो सीओ साहब का वर्डिंग बोला और आज आपके मैं सामने बैठा हुआ हूं। मतलब, और ये कहानी यही खत्म नहीं होती है, जीवन का अगला पहलू आता है। घर में किसी को पता नहीं है और ये ट्रेजेडी हो गई। और सबसे बड़ा, मैं बड़ा या छोटा ही माँ बाप को प्यारे होते हैं, सबको आपको पता ही है। बीच वाले तो बेचारे ऐसे घूमते रहते, चाहे वो भीम भी घूमता रहता था। तो घर वालों में जो एंट्री होती है, तो आप सोचिए, मात्र मेरी उम्र 27 साल, 27 ईयर्स यंग। मेरी वाइफ आज 22-25 साल तक तो पढ़ाई करते हैं। मेरी वाइफ आप लोगों के सामने बैठी हुई है, 22 साल की उम्र, 1.5 साल का बच्चा मेरा, और 3 महीने से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट, और परिवार की एंट्री होती है। तो मेरे उस टाइम तक थोड़ा बहुत पट्टी पुट्टी खुल जाती है, आंखें दिखने लग जाता है। तो जब इनकी एंट्री होती तो मैं बोलने लग गया था। मतलब, तो ये जब आते थे तो मैंने मेरे दोस्तों को बताया कि जब भी वाइफ वगैरह आती है तो मेरी टांगों के आगे तकिया रख दिया करो और चद्दर डाल दिया करो और उनको दूर बिठाया करो और उनको ये बोला करो कि भाई हाथ हाथ उड़ा है, टांगे नहीं गई हैं। तो ये सिलसिला हमारा काफ़ी दिन तक चलता रहा। मतलब मेरी वाइफ को मैंने बहुत दिन तक ये नहीं मालूम होने दिया कि मेरी दोनों टांगें भी चली गई हैं, क्योंकि मैं इनके बारे में सोचता था कि एक 22 साल की लड़की है जिसके साथ में ये कंडीशन है तो इसको कुछ ना हो जाए। मगर मन में ये आता था कि चलो राष्ट्र के लिए जो कुछ किया है राष्ट्र सर्वोपरि है। काफ़ी दिनों बाद जब इनको पता चला, एक दिन जब मेरी फिजिकली ये पूरी पट्टियाँ पुट्टियाँ खुल चुकी थी और बाहर जो फिजियोथेरेपी वाला मेरी टांगों को ऊपर नीचे कर रहा था, फिर इनकी एंट्री होती है तो ये देखती हैं कि भाई ये कौन बंदा जिसके बेचारे के हाथ पाँव नहीं है, इनको क्या पता मैं ही हूँ। मतलब, मगर उस टाइम तक दुख कम हो चुका था। 6 महीने बाद मुझे डुप्लीकेट टांगे मिली। 6 महीने बाद मैंने इस मातृभूमि को दोबारा से नमन किया और कसम खाई कि हे माँ, जैसे बचपन में तूने मुझे चलना सिखाया है, दोबारा एक बार फिर चलना मुझे सिखा दे। मतलब, तो दिल से आप कोई चीज समर्पित करते हो ना, फिर आपको डबल मिलती है। और ये आपके सामने हकीकत है, मैं बता रहा हूं। जब मुझे स्टार्टिंग में टांगे मिली, वो इतनी मोटी थी, लकड़ी को थोथा कर दिया गया था, लोहा बांध करके यहाँ बेल्ट थी, 38 kg की टांगे और 40 kg मेरे अंदर वेट। तो आप बताओ क्या कोई कम्युनिकेशन नहीं था। मतलब मैं डामाडोल गाड़ी थी, मगर मन में एक उत्साह था, चलो कुछ भी हो चला तो है। मगर मन में एक पीड़ा भी आती थी पड़े पड़े कि क्या होगा, क्योंकि मैं क्रॉस कंट्री करता था। कोई मुझसे पूछता था कि सर कैसे हो गया, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मेरे को वो दिन याद आते थे जब मैं राजस्थान के अंदर भी 52 किलोमीटर तक क्रॉस कंट्री करता था और 2nd डिवीजन पाता था। तो बंदे बोलते सॉरी सर, लेकिन मेरे को पीड़ा आती थी कि नहीं, पूरा जीवन, क्योंकि दिव्यांगता एक ऐसा अभिशाप है। अगर आप बचपन से दिव्यांग हो ना तो जीवन जी सकते हो, अगर आप अच्छा जीवन जी के फिर दिव्यांग होते हो ना, फिर आप। और बड़ी बार सोचता था कि क्या भगवान तुमने मेरे को इसलिए बनाया, एक हर्ष फुर्ष पैदा करके। फिर मैं सोचता था कि चलो क्या पता प्रभु की यही इच्छा हो, हौसला नहीं हारना चाहिए। और मैंने लेटे लेटे ये सोचा कि काश अगर हाथी की टांग कट जाए, वो अनबोर्न जानवर वो कैसे चलेगा। और जो आपके सामने ये जो टांगे पहनी हुई है, उस टाइम मात्र 5,000 रुपये की ये टांगे बनी थी। इसके लिए भी बड़ा संघर्ष किया। मैंने डॉक्टर्स को बोला सर ये जो टांगे मुझे दी गई हैं, ऐसी ऐसी टांगे बनाइए, क्योंकि ये बिना बेल्ट की टांगे हैं और पहला ही व्यक्ति हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो बिना बेल्ट की टांगों से चल रहा है, वरना अभी तक किसी की बनी नहीं। बेल्ट जरूर चाहिए। आप लोग तो सब आदमी टांगे बनाते हो, आप लोगों को पता ही है। तो ये मैंने खुद ने बोला, मगर हर बार मंगलवार को जब हमारे ब्रिगेडियर साहब आते थे 9 और चले जाते थे, फिर अगले हफ्ते तक इंतजार करो, तो मन में बड़ी बेचैनी होती थी। तो एक दिन माइंड बहुत दुखी हुआ और जैसे राउंड पर आए, नीचे बंदों को मैंने बताया, उसने बोला नहीं यार ये ब्रिगेडियर साहब नहीं मानेगा।
मगर जब उसने बोला किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने हाथ खड़ी किया तो डॉक्टर, उनको पता चल गया था, डॉक्टर भी थे, ब्रिगेडियर साहब थे कि ये वही है ना हाथी की कहानी वाला, सबको सुनाता रहता है, हाथी के पाँव कट गया, ये था होता। तो यार ये डिफेल्टर टाइप हो गया था मैं, मतलब कि ये सबको ऐसे ही बोलता रहता है, ये ऐसी टांगे बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो वो बोला ना ठीक है ठीक है ठीक है, चलने लग गया। तो जो बेड था ना हॉस्पिटल का, और मेरी टांगे मैंने ऐसे ही, ये टांगे तो अभी पहन रखी है मैंने, उस टाइम कोई जुराबे भी नहीं थी, और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था दोनों टांगे काट कर निकाल करके, और ये हाफ पैंट भी छोटी सी होती थी। मैंने चारपाई से जंप कर दिया नीचे और इन्हीं टांगों पर खड़ा हो गया। तो डॉक्टर बोले उठाओ इसको, टांगे खुल जाएंगे, ये था होता। तो मैंने गुस्से से बोला कोई टच नहीं करेगा, मतलब अगर अपने माँ बाप की असली औलाद है तो। मगर फौज में कोई सुनता नहीं ना, बोले उठाइए, तो उठाया और मैं भावुक हो गया। मैंने बोला आप लोगों से डुप्लीकेट चीज़ें मांगे जा रही, तुम वो नहीं दे सकते हो जब देश के लिए मैंने इतना कुछ कर दिया, तो फिर फायदा क्या है उस जीवन का, मतलब। तो फौज में ज़्यादा बोलने से क्या हो गया, 10 नंबर फार्म भर दो, बोले पागल हो गया है, रियलिटी है मतलब। तो उन्होंने मुझे बोल दिया इधर 10 नंबर फार्म। तो घबराहट, मैंने जोश में बोला देखी जाएगी, जो भरना भर दो, और मेरे सीओ को फ़ोन कर दिया, और रेजिमेंट से फिर फ़ोन आया, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। और मेरा सीओ जिसने मुझे जान बचाई, इतना देवता आदमी है, उसने बोला ठीक है, और अगले दिन ही पूना कमांड हॉस्पिटल में आ गया। और मैं हॉस्पिटल से बाजू में गेस्ट रूम दिया हुआ था, मेरे को बोले भाई सीओ साहब आ गए हैं। पहले कमांडर से मिला, बोले सर क्या है। कमांडर ने बोला सर ये ऐसी ऐसी बात है। तो मेरा सीओ बोला नहीं सर वो ऐसा नहीं है, उसके अंदर बहुत जुनून है, बहुत अच्छा आदमी है, मैंने कारगिल में देखा है उसको, बहुत कुछ बताया मेरे बारे में। बोला नहीं सर वो ऐसे करता वैसे करता। बोला चलो मिलता हूँ। तो क्वार्टर में जैसे यार मुझे भी बुलाया गया, तो सामने मेरी वाइफ को बोला स्टार्टिंग में ही कि सुशीला बैठ इधर। बोले हाँ, ये तेरे को गाली देता है? बोले नहीं सर। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा मेरे को दे देगा, ये तेरे को नहीं दे रहा। बोले, और उस टाइम तक मेरे इतनी आत्मगिलानी हो गई थी कि यार जिस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई मैं उसी को गाली दे रहा था। मगर वो देवता आदमी क्या बोला, अगर मैं तेरी जगह होता तो सुसाइड कर लेता। बोले तूने तो मुझे गाली दिया है, मैं अपनी बीवी की पिटाई कर देता, बच्चों को भी मारता कि मेरी इस कंडीशन में, लेकिन तूने गाली दे दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तूने बच्चों को कुछ नहीं बोला, क्या प्रॉब्लम चल रही है। तब फिर मैंने बताया ये बातें हैं। बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने भी सीओ कमांडर से बात किया। बोला सर ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें जो ये बोल रहा है बिना उसके कैसे चलेगा, ये जो टांगे बना के आपके सामने रखी हुई है। मगर जिद्दी मानुष किसको बोलते हैं, आप मन में ठान लो तो आपके घाव भी है ना वो सब विजय घोषित हो जाएंगे जब आप मन में ठान लेते हो। तो मैंने उनको बोला सर करिए, तो नीचे लेवल में बताया। जब वो अगले महीने में राउंड में डॉक्टर साहब आए तो नीचे वालों को बोल दिया तुम हाँ बोल देना। तो फिर मैंने बोला मला सर मेरी टांगे। तो बोले हाँ भाई, एक अली सर थे जो आप हम हिंदू मुसलमान बोलते रहते हैं, एक अली सर जिन्होंने लाखों आदमियों की टांगे बनाई। तो उनको बताया मैंने, सरदार जी थे हमारे, उनको बताया कि क्या इरादा है। तो उन्होंने बोला सर कर लेते कोशिश। बोला कोशिश नहीं, यू शुड बी पेमेंट, यानी कि 5,000 रुपये के लिए उन्होंने बोला पेमेंट कर जाएगी तुम्हारी अगर तुम नहीं बनाओगे तो वो बेचारे घबरा रहे थे कि इतनी तनख्वाह मिल रही यार दीपचंद। मैंने उनको बोला कि विश्वास करो तुम मेरे ऊपर, बेइज्जती नहीं होने दूंगा, तुम हाँ बोल देना एक बार। तो उन्होंने मेरे विश्वास के ऊपर उन्होंने कमांडर साहब को बोल दिया ठीक है सर कर लेते हैं, ये चल पड़ेगा। बोले बस उन्होंने हाँ बोलना था और फार्म भर दिया। उसके बाद मेरी कार्रवाई शुरू हो गई। वो बोले प्रभु देख लेना तुम्हारे चक्कर में हमने हाँ बोल दिया, नहीं तो ये कमांडर साहब बहुत खतरनाक है। तो भगवान शक्ति देता है अगर आप मन में ठान लो तो। उसके बाद ये टांगों की शुरुआत हुई। जब ये टांगे मिली तो उसी कमांडर साहब के सामने मैंने इन टांगों से फुटबॉल खेल के दिखाया और होनी को अनहोनी करके दिखाया। मतलब तो आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। मैं एक हाथ से स्कूटी चलाता हूं, मैं अपनी वाइफ को दिल्ली से शिमला तक लेके गया हूं स्कूटी चला करके। मतलब तो इरादे आपके बुलंद होने चाहिए, बिल्कुल मन में आप ठानना चाहिए, मायूस मत हो। मतलब मैं हमेशा से बोलता हूं कि चाहे हाथ पांव हो ना हो, चाहे हाथ पांव हो ना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। तो कभी भी घबराना नहीं है। और ये क्यों सिखाई गई है, जैसे माने सर बोलते रहते लीडरशिप के बारे में बोलते हैं, हम जब ट्रेनिंग करते हैं ना जवान, तो हर चीज सिखाई जाती है। हम लोग एक क्यों हैं ये बताइए, आप बता। फौज से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे फौज में ना कभी कभी हमारे अधिकारी या बंदे कम पड़ गए ना तो वो स्टार निकाल करके जेब में डाल लेते हैं और साथ में झाड़ू लेके काम में लग जाते हैं। बाहर वाले को नहीं पता चलता कि इनका ऑफिसर है। ये होती है एकता। यहाँ आप लोग नहीं रहोगे, आप बोलोगे भैया मैं डीजी हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं तो नहीं करूँगा काम। नहीं, नाराज नहीं होना, मतलब सभी आदमी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देश को समर्पित कर दो। आज भी इस मातृभूमि और इस जन्मभूमि कर्म भूमि, इससे बड़ा कोई आसन नहीं है। चाहे आप ऊपर बैठ जाओ, एक दिन मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में मिलेंगे,
ये सबको पता है, मगर महसूस नहीं करता। मैं हर रोज को जीने वाला व्यक्ति हूं। मैं सवेरे उठता हूं तो मैं नमन करता हूं, प्रभु जिंदा उठ गए, आज का आज देखेंगे, कल का कल देखेंगे, क्या पता कब आंख बंद हो जाए। जैसे हमारे गांव में कहावत है कि भाई गोदी वाले की तो चिंता नहीं कर रहे, पेट वाले की चिंता है। वैसे हम लोग भी है। आप बताइए, मेरे पास में हम लोग मिलते हैं, मेरे को बहुत आदमी, दीपचंद जी मेरा बेटा एक अमेरिका में है, बेटी कनाडा में है, और आप लोग यहाँ घंटी बजा रहे हो दोनों आदमी। नहीं, सच्चाई है, मैं बता रहा हूं आपको। अरे जीवन में अगर आपके पास पैसा है तो पहले पैसे को अपने ऊपर खर्च करो। जो व्यक्ति अगर अपने ऊपर ही नहीं खर्च कर सकता तो दूसरे का क्या खर्च करेगा, आप बताइए। मतलब खीसे में रोटी मत रखो कि खीसे में रोटी रखनी है और उसी को खाते रहो और बचाते रहो। नहीं नहीं नहीं, पहले खुद एंजॉय करिए। जब हमारा खुद का पेट भरेगा तभी तो हम दूसरों का काम करेंगे ना। हम खुद ही भूखे दूसरों को क्या करेंगे मतलब। तो अपने आप को बदलने की कोशिश, किसी को मत बताइए आपकी ये था, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। अपने आप ही बदलाव लेके आओगे। आपका बदलाव ही आपका, मतलब आपका कर्म ही आपका, जो काम कर रहे हो ना वही आपका मिसाल होना चाहिए। कि नहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप यहाँ पर भी कोई नगर सेवक बनता, कुछ भी बनता है, अगर वो अच्छे काम करे ना तो अगली बार वोट मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हम देके आएंगे, ले भाई साहब तुम्हारा ही वोट है ये। तो इस तरह आप लोग भी जब भी लीडरशिप का मौका मिलता है ना, दिल में ऐसी जगह बना लो कि भले ही आप लोग डीजी ना रहो, फिर भी सब बंदों के अंदर होना चाहिए, सर आप ही हमारे डीजी हो। ये तो पोस्ट के लिए है, लेकिन आप ही हमारे डीजी हो। हर आदमी के अंदर ये व्यक्ति तब अगर आप अपना लोगे ना तो फिर देखना एंजॉय। ऐसे ना कि अभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए, चलो यार आज तो जाना ही पड़ेगा, इतने पैसे दे रखे, नहीं तो खाने के पैसे भी वेस्ट जाएंगे। मतलब ऐसे मत सोचो। मतलब कसम से बता रहा हूँ आपको, जीवन में क्या है, मैं भी जी रहा हूँ नहीं जी रहा आपके सामने, मेरे को बताइए। मात्र 40,000 रुपये मुझे पेंशन मिलती है, 3 बच्चे हैं मुझे, मगर सैनिकों ने सिखाया गया झुकना नहीं है किसी के सामने। झुको मत जब तक आपने, जैसे हम सैनिक में सिखाते हैं ना कि आखिरी गोली आखिरी दुश्मन, उसी तरह जब तक आपके पास सक्षम है तब तक आप जल्दी से झुको मत। आपने जिस दिन हाथ एक बार मांग लिया ना किसी से, फिर मांगते ही रहोगे पूरे जीवन भर। उससे मांगिए, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। हम वो तो जरिया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला था ना, जब अर्जुन बाण चलाता है, कर्ण का पीछे रथ हटता है बहुत ज्यादा, और भगवान श्री कृष्ण बोलता वाह, और जब कर्ण चलाता है तो उसका थोड़ा सा हटता है, तब अर्जुन बोलता है कि भगवान श्री कृष्ण को कि प्रभु जब मैं बाण चलाता हूं तो कर्ण का कितना रथ पीछे जाता है, और जब वो चलाता है तो मेरा थोड़ा सा आता है, फिर भी आप उसको वाह बोल रहे हो। बोला तो बोला ऊपर देख पार, तो ऊपर ऊपर देख, तुम्हारे सामने सक्षम खुद भगवान बैठा हुआ है और तब वो चला रहा है, फिर भी वो समझता नहीं है कि तुम्हारे ऊपर देख, ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो इस तरह आज भी हम लोग ऊपर देख के चलेंगे ना, ऊपर है हमारे कोई दैवी शक्ति, वही कार्य कर रही ना कि हम कर रहा है। घमंड को त्यागो। क्योंकि ये क्यों बोल रहा हूं, जब इस संसार को छोड़ो ना तो पीछे आप तो देखोगे नहीं, मगर कारवा कितना है वो देखना है आप लोगों ने, कि मेरे पीछे जाने के बाद में कितने आदमी रोने वाले हैं। तो जीवन का एक ये सोचो मत कि मैं तो इतनी लिखवा के लेके आऊं। कोई लिखवा के लेके आ जाए, बताओ आप, कोई भी लिखवा के लेके नहीं आया है। तो खुश रहो, खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो, खुशी है तुम्हारे लिए, कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए। ये महत्व रखो हमेशा। तलोलिंग लड़ाई जब लड़ी, तलोलिंग लड़ाई लड़ने के बाद में फिर आगे दूसरी पोस्ट पर चले गए हम लोग। हमें वहां पर खच्चर और पोटर मिलने की संभावना थी, मगर जो बोला गया था ग्राउंड में कुछ भी नहीं था। हमारे जवान ही, हम लोग ही अपने तोप को खोलते थे, रात को पहाड़ी पर चढ़ाना है, और वहां से जब ऊपर से फायरिंग आती थी तो यहां तो हम भाग ले, वहां कोई बंकर नहीं था। जो भी पहाड़ी, जो भी पत्थर आपको मिल गया वहां छुप जाओ। और छुपने के साथ ऐसा नहीं कि तुम छुप कर बैठ जाओ, अपनी तोप को भी तो बचाना है ना, अपने एम्युनिशन को भी तो बचाना है ना, नहीं तो फायरिंग किससे करोगे। तो रात भर वहां पर युद्ध चलता था। कभी 11 बजे फायरिंग होती थी, कभी 2 बजे फायरिंग होती थी, पूरी रात हम सोते नहीं थे मतलब। और तलोलिंग के ऊपर ही हमारे भंवर सिंह साहब जो अम्युनिशन लेके आते थे, उनको हमने बोला था साहब हमें राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि राशन के बिना हम लोग 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी जिंदा रह सकते हैं, मगर अम्युनिशन नहीं रहेगा तो खाली खोकर से क्या करेंगे मतलब। तो ये हमारा इरादा था। अंडर 25 ईयर्स यंग थे, मतलब मन में एक संकल्प था जितना भी हो सकता है दुश्मन को भगाना है। लड़ाई बहुत 2 महीने तक लड़ी। हर लड़ाई का सुनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब मैं आखिरी के कुछ सुनाता हूँ। भंवर सिंह साहब हमारे तलोलिंग के ऊपर शहीद हो गए, बहुत से साथी हमारे शहीद हो गए। रात को हमारे साथी जाते थे, सवेरे 10 गए तो 8 पार्थिव शरीर आता था।
तो हम लोग सोचते थे हमारा नंबर भी कभी आ जाएगा। कोई पता नहीं था कब नंबर आए, मगर मैं, मेरा दोस्त मुकेश कुमार, दोनों ने कसमें खाई। 99 चल रहा है, नई शताब्दी कौन देखेगा, और दोनों ने ये कसमें खाई कि कोई भी दोनों में से शहीद हो गया, एक दूसरे के घर पर जरूर मिल के आएंगे। हम कभी कोई बातें करते थे तो हमारे सर लोग बोलते थे ऐसी बातें मत किया करो, मगर कभी कभी हम हथियार सफाई करते थे तो ऐसे इशारा करते, याद है ना, तो फिर वो सर हंसते थे, बोला ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा, जितने आए हैं उतने। लीडरशिप का ये भी एक महत्व है। माने जी कहाँ गए? सिखाया जाता है इस चीज के लिए। लीडरशिप में क्यों बताया जाता है? हम लोग 208 आदमी गए थे, स्टार्टिंग में 200 के 8 वापस जाएंगे, ये संकल्प लिया था। भले ही 208 के 8 वहां मिट जाए, मगर आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। युद्ध भूमि में कोई पता नहीं किसका नंबर आ जाए। पहले आप अच्छी बातें सोचिए। मतलब आप मानोगे नहीं, हमारे सामने ही सीधा गोली लगती थी। हमारे जवान गोली से ज्यादा जब ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते थे वो पत्थर लुढ़का देते थे सीधे। बड़ी ट्रेजेडी हुई है हमारी जवानों की। मतलब ये भावना हम लोगों को नजर नहीं आती, क्योंकि सैनिक की जो भावना और सैनिक का जो त्याग है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा आप भी देशभक्त सभी आदमी हो, मगर सैनिक का त्याग थोड़ा अलग रहता है। सैनिक के त्याग को समझने के लिए या तो आप खुद वर्दी पहनिए, या तो उस सैनिक के साथ में रहिए और उसकी पीड़ा को समझिए कि उसके दिल में क्या चलता है। आज यहां पर सब आदमियों को चलता रहता है मेरा बिजनेस ये हो जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, मगर सैनिक ये सोचता है मेरा देश में सुख शांति बनी रहे, हमेशा अमन और चैन बना रहे। कभी भी सोचना, कभी भी सैनिक ही नहीं। वर्दी भले ही हमारे पास आज नहीं है, मगर आखिरी गोली, आखिरी दुश्मन तक इस राष्ट्र को समर्पित है हम लोग, आखिरी सांस तक इस राष्ट्र के लिए हैं। तो युद्ध भूमि में चलते चलते कई बार हमारी बाधाएं आई। बारिश वहां हो रही है, कपड़े गीले हो जाते हैं, दिन में दुश्मन से बैठ करके हथियारों को तैयार करना है, क्योंकि वो तो टाइगर हिल के ऊपर बैठा हुआ है और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठा हुआ है, पूरा एक्टिविटी देखता रहता है। कभी भी दिन में ऊपर से सीधा फायर करता है, सीधा वास आउट हो जाते हैं। मगर हमारे पास कोई बंकर नहीं। आज तो बहुत फैसिलिटी हो चुकी है, मगर जब युद्ध लड़ा गया 99 का, कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, कोई बंकर बने हुए नहीं थे, और हमारे लिए वो जगह अनजान थी। हमें नहीं पता ये दुश्मन का एरिया कि यह हमारा है। तो ऐसे चलते चलते हमने बहुत हमारे सैनिकों को खो दिया, और लास्ट में 8 जगह गन पोजीशन को चेंज करते करते जब 8वीं बारी आई तो टाइगर हिल के बारे में मैं बता देता हूं। टाइगर हिल की जब लड़ाई लड़ी गई तो हमने दिन में ही चढ़ाई कर दी। चढ़ते गए ऐसे बीच से एक नाला है, इधर भी पहाड़ी इधर पहाड़ी, और अपनी तोपों को हम लेके जा रहे थे। आगे झरना बह रहा है, वहां जाके हमने स्टॉपिंग कर दिया, और ऊपर टाइगर हिल है। रात भर हम लोग फायरिंग करते थे। उस दिन सोचा हाथी निकल चुका है, ये पूंछ रह गई है, तो जोश था, मगर दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और दिन में ही 1 राउंड फायर कर दिया, 12:30 बजे ही। एक गोला जैसे हमने फायर किया, दुश्मन के चंद सेकंड बाद हजारों गोले हमारे ऊपर गड़म गड़म सैकड़ों के हिसाब से आ गए। त्राहिम मच गई। पीछे 17,000 की हाइट के ऊपर, माइनस टेम्परेचर के ऊपर, जैसे पहाड़ी से नीचे देखा, सबके हमारे लंगर, पतीले, टैटू कंपनी आजू बाजू में घड़ाम घड़ाम ऐसे उड़ रहे हैं, और काफी जानमाल का सुनसान हुआ। नीचे से वायरलेस सेट पर ऑर्डर आ चुका था कि भाई छुप जाओ। अभी छुपे कहाँ? इधर भी दीवार, आगे झरना है, इधर जाओ तो खाई, इधर कुआं, कहाँ भागेंगे? मगर फिर भी जिसको मौका मिला वहां पर छुप गया। मेरा दोस्त मुकेश कुमार और हम दोनों आदमी बैठे। हर बार ऐसे ही रहता था, इस बार भी दोनों बैठे। मैंने बोला चलें, बोला नहीं जाएंगे। मैंने बोला इतनी बमबारी में दोनों आदमी क्या करेंगे? बोला लड़ेंगे। मैंने फिर बोला उनको, तो जल्दबाजी में भी तो धीरे धीरे बता रहा हूँ। मैंने बोला दोनों आदमी चलते हैं। बोला आपको डर लग रहा तो आप जाइए। तो दोस्ती तकड़ी दोनों की, और मैं भी बैठ गया, वो भी बैठ गया। चंद सेकंड बाद उसने बोला कि चलो चलते हैं। इतना बोलना था, बोले मैं AK-47 लेके आता हूँ। हालांकि सीनियर वो था, मुझे ऑर्डर दे सकता था। बोला आप चलो, मौके AK-47, वो इधर मुड़ा और मैं इधर, हमारे बीच में पत्थर था और बम गिर रहे थे। मैं जैसे ही वहाँ पर जो हमारे पहले बंदे थे वहाँ पर हमने ही मुंडी डाल दी, और हमारे जो धर्म गुरु पंडित कुमोदी जी साहब जी बोले भाई माता रानी का नाम लो, हनुमान जी का, जय श्री राम करो भाई, जो भी होगा। हमने बोला गुरु जी जो होना तो ऊपर वाले देखेगा भी, जैसे भी होगा। 10 मिनट बाद जब फायरिंग बंद हो गई तो उस छोटे से गड्ढे के अंदर हम 90 आदमी कैसे आए, आज भी अचंभित हैं। ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में दिक्कत है, और एक के ऊपर एक मुंडी डाल के रखे थे। किसी का भी सांस घुटने से, दम घुटने से कुछ भी नहीं हुआ। मतलब तो 90 आदमी, एक छोटा सा गड्ढा था। आज हम देखने जाते तो आज तो वो नामो निशान मिट चुके हैं, 25 साल होने वाले हैं अभी। तो ये आज भी अचंभित वाली बात है। और हर बार की तरह फिर हम सोचते थे भाई जान माल का क्या नुकसान हुआ। तो मेरे से पूछा गया मुकेश, मैंने बोला सर वो उधर भागा, मैं इधर हूँ। बोले चलो आ जाएगा, तो तुम्हारे को बाद में देखते हैं। बोला तुम ऑर्डर नहीं मान रहे हो। तो हम लोग चलने लगे।
पापा बैटरी उधर, हमारी क्यूबी बैटरी इधर, हेडक्वार्टर पीछे। चलते चलते ऐसे मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ। तो हम तो जूनियर थे, हमारे सामने सीनियर हमारे खेमराज राणा सर थे। सर ये क्या पड़ा हुआ है? तो उसने बोला यार कोई पक्षी आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़े, अभी वहाँ ऑक्सीजन की कमी, धीरे धीरे चल रहे हैं, एक मांस का टुकड़ा और देखा। तो हमने बोला सर ये इतना, बोला कोई गीद होगा यार, इतनी फायरिंग हुई है, कोई गीद आ गया वो बड़ा। मगर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, राणा सर ने बोला मुकेश, और वो बैठ गया। अब मानोगे मेरे दोस्त की यहां से गर्दन उड़ी हुई थी, ब्लड चल रहा था, धड़कन चल रही है, ऐसे पिचकारी मार रही है, नबज चल रही है, मगर गर्दन नहीं है। तो नॉर्मल जो कोट पहना हुआ था, मैंने वो कोट लगाया और इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया। उस टाइम मेरे मन में आई थी कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया। आज हम लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जुलाई मनाते तो हैं, मगर पीड़ा नहीं समझते कि हमने अपने भाई से बढ़ के दोस्त को खो दिया है। कितनी कुर्बानियां लेकर के बैठे हुए हम, कितना दर्द लेके बैठे हुए हैं, ये कोई नहीं समझता। आज आप सोचिए कि कौन उस दोस्त को ले आ सकता है। आज हम लोग शहीदों के नाम हर रोज दीपक जलाते हैं, मगर जिसका दीपक हमेशा के लिए बुझ चुका है उसको कौन पूरा करेगा? कभी एक मिनट सोचिए कि वो वीरांगना या वो मां किस तरह बात करती होगी, किससे बात करे जिसका बेटा ही नहीं है। ऐसी ऐसी माएँ हैं जिनका एक ही बेटा था, वो भी इस देश को प्यारा हो गया, और आज बूढ़ा बूढ़ी अपना बुढ़ापा काट रहे हैं। ये कुर्बानियां दी हैं हम लोगों ने। मुझे आज भी बड़ी पीड़ा होती है कि ऐसा दोस्त जिसको मैंने दिन रात के सपने देखे थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। वादे के अनुसार मुझे जाना था, वादे के अनुसार मुझे जाना था उनके साथ में। वादे के साथ मुझे उसके साथ में पार्थिव शरीर लेके जाना था, मगर मुझे नहीं जाने दिया कि एक लेयर चला गया, दूसरा चला जाएगा तो फायरिंग कैसे होगी। बस मुझे परमिशन मिली कि आप पार्थिव शरीर जहाँ पर रखे जाते हैं, बाकी डेड बॉडियाँ रखी थी, वहाँ तक आप जा सकते हो। तो मैं 4:30 बजे वहाँ ऊपर से उतरते थे, बहुत टाइम लगता है, उतर करके नीचे गाड़ी तक लेके आए और 4:30 बजे अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर निकला और गुमरी मतियान में जहाँ पर हमारा मर्चरी बनाया हुआ था, वहाँ पर उसके पार्थिव शरीर को रखा। लास्ट में उनके जो भी हम लोग निशान चेक करते हैं, निशान चेक करे, अगरबत्ती लगाया, चारों तरफ घूम करके अंतिम प्रणाम किया और कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। और वापस टाइगर हिल के ऊपर आए। उस दिन हम लोगों ने युद्ध नहीं लड़ा क्योंकि बहुत ट्रेजेडी हो चुकी थी। ये जस्ट सामने ट्रेजेडी हो चुकी है क्योंकि जिसका सामने ऐसे चला जाए। मगर सेना में हम लोगों को ये चीज़ें सिखाई जाती है, युद्ध में लड़ाई कभी बंद नहीं होती और खाना कभी बंद नहीं होता है। लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी आपको, चाहे आखिरी दुश्मन, आखिरी गोली, चाहे एक जवानी भी रह जाए, कितना भी कुछ हो जाए। तो उस दिन हम लोगों ने तैयारी किया और अगले 3 दिन तक भारी फायर सपोर्ट दे करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा ला करके अपनी दोस्त की शहादत का बदला लिया हम लोगों ने। तो आज हम लोग बोलते हैं कि भाई 26 जुलाई विजय दिवस, 500 कुछ सैनिक हमारे चले गए हैं। इस बलिदान के लिए हमारी बटालियन को भी बहुत कुछ मिला। 10,000 हर राउंड हमने फायर किए थे, 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले, कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला और आज मेरी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल के नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं ऐसी बटालियन का हिस्सा हूं जिसने हमेशा ही दुश्मन के झटके छुड़ाए हैं। क्योंकि आप लोगों ने परमवीर जो 2 अपने जिंदा हैं, दोनों को हमने फायरिंग सपोर्टिंग दिया। विक्रम बत्रा जो आज नहीं है इस दुनिया में, और बाना सिंह 1987 के अंदर भी मेरी बटालियन थी ऑपरेशन मेघदूत के अंदर। तो मेरी बटालियन का बहुत बड़ा योगदान है इस देश के प्रति। और आज भी उस टाइम मेरी बटालियन 1889 लाइट रेजिमेंट थी, आज मेरी रेजिमेंट मिसाइल रेजिमेंट है, जिसको आप मिसाइल ब्रह्मोस देखते हो, वो मेरी बटालियन के पास में है आज। तो ऐसा नहीं है, वो उन्हीं को मिली है जिन्होंने अच्छे काम किए हुए हैं। तो आप भी अच्छे काम करोगे तो तरक्की अपने आप ही मिलेगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप अपने आप से कंपेयर करना मतलब। तो सेना में मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं कि
आप लोग देखते हो हर रोज बिना युद्ध के जवानों की शहादत होती है, और हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि शहादत हो गई, अपनी तरफ से हम झंडे डंडे लेके पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, और सेल्फी लेते हैं। लेते नहीं कि भाई मैं उधर गया था, मेरी हाजिरी पूरी हो गई, फेसबुक पर ट्विटर पर डाल दो, काम खत्म। नेता भी ये करते हैं, हम लोग भी उन्हीं का फॉलो करते हैं। मगर जब उस परिवार को जरूरत पड़ती है ना, तब कोई आगे नहीं आता है, हमेशा प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में तकरीबन बहुत से जवान ऐसे हैं जिनको पीड़ाएं होती हैं। गवर्नमेंट तो हमारे लिए करती है। आपने अभी भैरव सिंह राठौड़ का नाम सुना, मैंने अभी सर को बता रहा था बीच में, शाह सर को, मात्र 12,000 रुपया तनख्वाह मिलती है उसको, जिन्होंने पाकिस्तान के युद्ध में भैरव सिंह राठौड़, जो बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी ने रोल निभाया था, सुनील शेट्टी आज तक उसको नहीं मिला, उसने करोड़ों रुपये बना लिए और हीरो बन गया, देख लो आप। और रियल हीरो का आज आप नाम भी याद नहीं है, और आज उसको मात्र 12,000 रुपये मिलती है। तो आप सोचिए कैसे घर चलेगा मतलब। और हम लोग देश को समर्पित क्यों रहते हैं? क्योंकि जनरल विपिन रावत को ले लीजिए आप, 41 ईयर्स सर्विस करने के बाद में भी खुद का मकान नहीं था, और आज यहां एक कोई नगर सेवक भी बन जाता ना, तो अगली बार ओडी आ जाती है उसके पास में। कहां से आता है इतना पैसा? सोचने वाली बात है। कितना भ्रष्ट हो चुके हैं हम लोग। क्या इस राष्ट्र को यही देके जाएंगे? अगर हम भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो हमारे बच्चे भी जैसा बोगे वैसा काटेंगे हम लोग। फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, वो ट्रेजेडी हो जाती है हमारे ऊपर। तो पैसा करप्शन मत करो, अच्छे काम में बिताइए। और मैं हमेशा यही आग्रह करता हूं, जैसे आप लोगों ने अभी ये शुरुआत की है, ऐसे ही आप सैनिकों को बुलाते रहो, क्योंकि हम लोग कोई बनावटी कहानी नहीं बताते हैं कि जी 4 पोइम इधर से उठाई, 3 उधर से उठाई, शिवाजी ये था, बाल गंगाधर ये था, और हम क्या हैं? हम स्वयं की कहानी है मेरी ये। तो स्वयं पहचानिए अपने आप को। आप लोगों की अलग से कहानियां हैं, आप अपने जीवनी उठा के देखिए कि जी मैं तो वहां नाला सुपारा में रहता था, ये करता था, और आज अपने आप को देखिए। तो स्वयं की कहानी आप लोग आगे लेके आइए, न कि हम लोग किसी की दाएं बाएं की कहानी लेके आए। ना तो आपने राम देखा, ना तो सीता देखी, जो स्वयं आदमी है। और आप भी, मैं आप लोगों को यही इंतजार करता हूं कि हमारे भारतवर्ष में ना मूर्ति पूजन पर बहुत विश्वास रखते हैं, क्योंकि जब तक बंदा जिंदा है ना, चाहे वो शिवाजी हो चाहे अम्बेडकर जी हो, हम लोगों ने उनको टिकने नहीं दिया, उंगली करते रहे हम लोग। भीमराव को भी देख लीजिए, आज हर आदमी बोलता है कि जी यही है, सब कुछ थे, लेकिन वो जिंदा थे तो उनको पढ़ने नहीं दिया था। शिवाजी महाराज को जब राजा बनने, तिलक नहीं होने दिया था कि नहीं, बाहर से पंडित बुलाने पड़े थे। और आज भी क्या हो रहा है? आज भी आप रियल हीरो को कहाँ याद कर रहे हैं? आज जो सैनिक हैं उनको बताना पड़ता है कि सर मैं सैनिक हूँ। भाई है तो हम क्या करें, मतलब ये चीजें हैं। फिर हम भी कल चले जाएंगे तो ये रोटरीज वाले हमारे बच्चे आएंगे, सर मेरे पापा चला गया, बेटा स्मारक बना दो, हम पैसे दे देंगे। बोलो क्यों? जिंदा करना, जो कुछ करना ना जिंदे जी करो मतलब। और आज भी हमारे बहुत से ऐसे मेरे जैसे दिव्यांग सैनिक हैं, आप लोग करते हो, तो मैं यही चाहता हूं कि रियलिटी में करिए। उनको व्हील चेयर वगैरह देनी है तो रियलिटी में दीजिए, किसी को मॉडिफिकेशन स्कूटर देना तो रियलिटी में दीजिए, किसी वीरांगनाओं की फीस भरिए। आप लोग गरीबों को भी बहुत देखते हैं, मेरे पास बहुत से ऐसे परिवार हैं, मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। और आप लोगों से यही आशा है कि आप ऐसे ही ये काम जारी रखिए। और उसमें सैनिकों को जो आपने एक शुरुआत की है, मैं बिल्कुल हृदय की गहराइयों से आप लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद बोलता हूं। और अंत में 2 लाइनें भारत माता के लिए बोलता हूं, टाइम बहुत ले लिया, कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन दाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि। कोई वर्दी नहीं जचती, वसंत अच्छा नहीं लगता, सितारा साथ हो अगर कफन अच्छा नहीं लगता, दुनिया हो तो वतन अच्छा नहीं लगता, वतन अच्छा नहीं लगता। एक सैनिक की जिंदगी देश के नाम उसी दिन हो जाती है जब वह सेना में भर्ती हो जाता है। और मैं तो खुशनसीब हूं कि मेरे तो एक आम नागरिक की मैं जीवित हूं। लेकिन यह बात अलग है कि मैं आम इंसान की तरह नहीं दिखता हूं, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, इसलिए उन्होंने मुझे आम से खास बना दिया है। इसलिए हनुमान जी की पूरी पूरी कृपा मुझे खास बनाने में है। और अपनी वर्तमान स्थिति में पहचाने जा रहे हो नहीं, उनके कर्मों से आज हम उनको नमन करते हैं। उदाहरण के तौर पर सर ने बोला था, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरी भी कर्म भूमि बनी, जैसे वीर शिवाजी की ये जन्मभूमि थी तो मेरी कर्म भूमि बनी है। तो मैं वंदन करता हूं इस राष्ट्र की, राष्ट्र महाराष्ट्र की भूमि को। और मैं यहाँ पर आप लोगों को भी वंदन करता हूं कि एक सैनिक को आपने चुना, क्योंकि हर जगह आप देखते हो ना, नेता अभिनेता हर जगह बुलाए जाते हैं। गोली खाने के लिए सैनिक आगे रहता है, मगर रिबन काटने के लिए कोई नहीं बुलाता। तो मेरा ये
पहला कार्यक्रम है इतना बड़ा, और सभी रोटरीज को मैं धन्यवाद बोलता हूं कि आप लोगों ने इतनी अच्छी शुरुआत की, और ये शुरुआत हर घर नहीं पूरे भारत भर में पहुंचनी चाहिए, मतलब कि हाँ भाई 3142 ने कोई शुरुआत की है, और ये अच्छी शुरुआत है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब बॉर्डर के ऊपर होते हैं तो कौन गोली खाता है, मेरे को बताइए आप। और मैं यही चाहता हूं, सैनिकों का सम्मान दिल से होना चाहिए। आज सैनिक कितनी शहादत में रहते हैं। आज हम लोगों को बोलते हैं कि भाई कारगिल लड़ा, आज भी मेरे को बहुत बंदे बोलते हैं, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं। अरे दीपचंद जी क्या प्रॉब्लम है आपको, मुझे देखो, आपके चेहरे पे मुस्कान देखो, पीछे का दर्द कोई नहीं देखता है। ये हमारे पूर्वजों ने लिखे हुए भेजा हुआ था। उदाहरण के तौर पर आप खुद देख सकते हो, आज सुख में साथी सब भाई, दुख में भाया ना कोई। जब श्री रामचंद्र जी को रात के अंदर ऑर्डर मिला, भैया तुम सवेरे राजा बनने वाले हो, और चंद सेकंड बाद उसको ऑर्डर मिल चुका था कि भैया राजा का चक्कर छोड़ो, 14 साल का वनवास मिल चुका है तुम लोगों को, और फिर भी उसने हंसते हंसते स्वीकार किया। तो पूरे साम्राज्य के अंदर सिर्फ लक्ष्मण जी और सीता जी ही थे जिन्होंने विद्रोह करके उसके साथ में चलने की कोशिश किया। आप देखिए, 2 ही आदमी ने उनके साथ में चलने की कोशिश किया, बाकी किसी ने चलने की कोशिश नहीं किया। तो वहां पर एक हमको सीख दी गई थी कि जब भी आपके अंदर विपत्ति आएगी, अकेले ही रहोगे, किसी पर विश्वास मत करो। तो इसलिए आज भी हम लोग, जैसे मेरे को लगा लो, आज हम किसी का सुख दुख बांट सकते हैं, दर्द नहीं बांट सकते। दर्द जो अकेले को सहन करना पड़ेगा। और बहुत सी चीजें हमारे अंदर अपनी वजह से आती हैं, हम लोग बोलते नहीं। आज पैसा होने के बाद में भी हम पानी की तरह बहा देते हैं, फिर कभी कभी हमारे को बैक फुट पा जाते हैं, तो फिर उस चीज़ को अहमियत होती है, अरे यार वहाँ 5 रुपये की जगह हमने 100 रुपये खर्च कर दिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हर चीज़ को अपने खून पसीने कमाई। रोटरीज क्या है, कोई डोनर तो आता नहीं है, आप लोग खुद अपने बलबूते के ऊपर आप लोगों ने ये मुकाम हासिल किया है। कोई सरकार आपको चंदा नहीं देती है, या कोई और व्यक्ति आपको डोनेशन नहीं देता है, आपकी खुद की कमाई है, खुद आप लोगों ने स्टैंड बनाया है, और उसी से आप लोग चैरिटी करते हो। ये बहुत खुशी की बात है रोटरीज के अंदर, मतलब। और देश के अंदर अगर मैं खुद बोलता हूं, नेता अभिनेता अगर साइड में हो जाए, रोटरीज को मौका दिया जाए, तो पूरा देश रोटरीज चला सकता है। बिल्कुल, इतना भरपूर पैसा भी है, और मन के अंदर उनके अंदर विचार भी है। क्योंकि वो होते हैं, वो कभी झुग्गी झोपड़ी में भी जाते हैं, कभी हाईएस्ट में भी जाते हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस आ जाता है। अगर उनको मौका मिला जाए डिप्लोमेंट का, सच्चे दिल से किया जाए ना, तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं तो बार बार यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आप लोगों को मौका दे कि भाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जैसे हम लोग, और वो दिल से काम करते हो। जब आप अपना पैसा खुद लगाते हो तो 10 बार सोचते हो हम लोग कि नहीं नहीं भाई, ये पैसा अच्छे काम में भी जाना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोगों को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, और बहुत बहुत मैं दोबारा से पुनः आप लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ। मेरी कहानी आप लोगों ने बता दी है, तो मेरा जो जरिया था फौज में आने का आप लोगों ने बता दिया कि मेरे 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं था। बचपन से ही मेरे अंदर उमंग थी, और नेताजी सुभाष चंद्र का बोस का वो नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वहीं से शुरुआत की थी। और महाराष्ट्र के अंदर नासिक में ट्रेनिंग किया, पहली पोस्टिंग फिरोजपुर में थी, उसके बाद राजस्थान, दिल्ली, जबलपुर, काफ़ी जगह रहे, और पहली बार हम लोगों को ऑपरेशन रक्षक कश्मीर में जाने का मौका मिला। तो हमारे लिए तो वो कश्मीर की कली, हमने कभी शशि कपूर की पिक्चर देखी थी, उसी के अंदर फोटो देखे थे कि कश्मीर है भाई, स्वर्ग है। तो हम लोग तो बड़े उत्साहित थे कि बर्फ़ देखेंगे, ये था वो था, और चले गए पटनी टॉप से होते हुए। और जैसे पटनी टॉप पर पहुँचे, वहाँ पर हमारे को समझा दिया गया कि यहाँ से वहाँ कैसे जाना है। ऐसा नहीं कि आप टूरिज्म जा रहे हो, वहाँ हमारा क्या काम है। तो वहाँ पटनी टॉप से ही हमारी क्लासेस शुरू हो गई थी, और बनिहाल होते होते हम लोग ओल्ड एयरपोर्ट पहुँच गए थे। जब ओल्ड एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर होल्डिंग किया। तो ओल्ड एयर पहुँचने के बाद हम रात को रुके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को तंगमार्ग, जो गुलमर्ग से जस्ट स्टॉपेज है तंगमार्ग, तो वहाँ पर हम लोग जीरन में रहे। और जीरन में रहने के बाद में फिर हमको बांट दिया गया था। मतलब आप लोगों ने अभी उड़ी सेक्टर सुना है, उसके अंदर बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, और पट्टन एक जगह है। तो पट्टन के अंदर हम लोगों को बांट दिया गया था, निहालपुरा, पट्टन, सागरी, भटपुरा, जीरन, ऐसे हमारी पूरी बटालियन को बांट दिया। और हम लोगों को जो तोहफे थी वो जमा कर दी गई, और हमारे हाथ में AK-47 दे दी गई। पहली बार हम लोगों ने टाडा में कभी संजय दत्त था, उनका नाम सुना था कि भाई AK-47, लेकिन पहली बार जब उसको देखा, हमने 10 बार हाथ में लेके देखते थे कि भाई ये AK-47 है। हमारी जो राइफलें थी, इंसास वगैरह, 303, वो सब जमा हो चुकी थी। वहाँ पर वो वेपन चलता है, उसकी 2 महीने तक हमको ट्रेनिंग दी गया, और जो पुरानी सेना थी वो चली गई। वहाँ पर हमारा रोल था, जो आप जैसे बंदे घूमने के लिए आते हैं तो आप देखते हो रोडों के ऊपर सैनिक जो खड़े रहते हैं, तो हम लोग सुबह 6 से लेकर के और रात्रि 5 बजे तक वहाँ रोड के ऊपर हम लोग प्रोटेक्शन में रहते हैं। और उसके बाद रात को अपने जा करके रात को कैंप में ड्यूटी देते हैं, और जितने भी गांव बांटे गए थे रात को आतंकवादियों को ढूंढते गांव गांव जा करके।
आप लोगों को बाहर लगता होगा कि सेना आराम करती रहती, नहीं, कभी आप उनके साथ में टाइम बिताएंगे तब पता चलेगा। तो रात भर हम लोग, चाहे बर्फ हो चाहे कुछ हो, मतलब हम लोग घूमते रहते थे। तो ये सिलसिला जारी रहता था। कई बार मुठभेड़ होती थी क्योंकि हम नए नए थे। एक बार तो जैसे रास्ते में है, दोनों साइड में हमने कॉर्डन लगाया हुआ, स्टार्टिंग की बात थी, आधे इधर और बीच से आतंकवादी जा रहे हैं। और उस टाइम हमारे पास नाइट बाइनोकुलर एक ही था, तो देखा भाई 5-6 आतंकवादी बीचों बीच जा रहे हैं। मौका हमारे पास बहुत सुनहरा था, फायरिंग कर सकते थे, लेकिन हम लोगों को उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था इतना। इस साइड में भी हमारी फौज है, उस साइड में भी हमारी फौज है, और बीच से आतंकवादी जा रहे हैं। अगर हम फायरिंग खोल देते तो अंधेरे में आपस में ही सर्वनाश हो जाता है हमारा। तो उन आतंकवादियों को हमने जाने दिया। उससे सीख ये लिया कि भाई एक तो डबल बाइनोकुलर होगा रात में जब भी जाएंगे, और कोऑर्डिनेशन बनाया गया कि एक साइड में ही बैठेंगे। दोनों साइड में क्या होकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो हमने भी वहाँ पर गलतियों को दोहराया, और अगली बार कई बार हमारी जब मुठभेड़ हुई तो ऐसे ही हुई, हमने वन में ही फायरिंग किया और आमने सामने की लड़ाइयों में काफ़ी आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा। और मैंने वहाँ पर कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला। कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स मैंने 2 महीने सीखा और 2 महीने दूसरों को सिखाया। और फिर मैं रेजिमेंट में आया तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, हमारे जो खुफिया विभाग था रेजिमेंट का, उसके अंदर मुझे सिलेक्शन दे दिया। फयाज नाम था मेरा, मैं उसी कश्मीरी विश्व में रहता था। और फायरन वगैरह है, नीचे की 47 पिस्टल वगैरह जो भी हमारे पास हथियार थे हम रखते थे, और गांव-गांव जाते थे। मतलब दाढ़ी दूढ़ी रखी हुई थी, और गांव-गांव जा करके हमारे पीछे हमारी प्रोटेक्शन फौज रहती थी, कॉर्डलेस के ऊपर बातचीत रहती थी। तो गांव में सोर्सेज निकालते थे, बैठ करके जनता से, सरपंच के पास चले गए, क्या हाल चाल है, कश्मीरी भाषा में पता करके ना, तो सोर्सेज निकालते रहते थे। तो ऐसे करते करते उस ड्यूटी के दौरान हर रोज़ की नई ड्यूटी थी, मगर सर ने जैसे बताया तो इस ड्यूटी के दौरान हम लोगों ने ना 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा, जिसमें हमारे एक अवतार सर भी शहीद हो गए थे। एक दिन की बात है, हम लोग वहाँ कई बार दिन में जाते थे तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी। हमारी गाड़ी देख करके आतंकवादी उधर सोर्सेज जितने तकड़े होते थे भगा देते थे। तो जैसे आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, एक दिन हम लोगों ने प्लानिंग बनाया कि एक गाँव के अंदर आतंकवादी हैं, तो हमने दिन में ही प्लानिंग बनाया और वहाँ पर जो कश्मीरी बसें थी उनको रोका, सवारियों को उतार दिया। और जैसे आप लोगों ने अभी पिक्चरों में देख रहे, उसी अनुसार हम लोग सीटों के ऊपर लेट गए, 3-4 बसों को खाली किया और सीटों के ऊपर लेट गए और गांव की तरफ चल दिए। तो जब गांव आ गया तो चारों तरफ से हम लोगों ने कॉर्डन कर लिया और सर्चिंग शुरू कर दी। वहाँ पर गांव एक इधर है, एक उधर घर, ऐसे अलग अलग है, अपनी तरह नहीं है कि भाई एक जगह ही हो, ऊंचे नीचे घर हैं। तो सर्चिंग करते करते आ रहे थे और सब गाँव वालों को मस्जिद के अंदर भेज रहे थे। तो ऐसे करते करते लास्ट में एक घर बच गया जिसका बेटा पुलिस में था और वो खुद मास्टर जी था। तो वो मास्टर जी कश्मीरी लैंग्वेज में चिल्ला रहा था कि यहाँ कुछ नहीं है साहब, यहाँ कुछ नहीं है। तो हम बोले भाई इतना चिल्ला क्यों रहा है? तो साहब लोगों ने हमारे से पूछा भाई क्या है भाई? मैं बोला सर इन्फॉर्मेशन पक्की है, बिल्कुल आतंकवादी है, लास्ट घर यही बचा हुआ है। बोले ये मास्टर जी है यार, इसका बेटा तो पुलिस में अपने पास आता रहता है। लेकिन हम विश्वास नहीं करते सैनिक, चाहे कितना भी क्यों ना हो, हमको वहाँ पर सिखाया जाता है। श्रीनगर के अंदर आप खास करके भले एक साथ में आप शादी ब्याह में भले उनके साथ खाना खाओ, मगर विश्वास नहीं करते थे। हमारे दिमाग में एक अलग से ही रहता था कि नहीं कुछ भी रहे। तो मास्टर जी बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, तो हमने मास्टर जी को बोला भाई क्यों चिल्ला रहे हो इतना? फिर बोला नहीं सर आप देख सकते हो। तो 3 आदमी, एक ऑफिसर, एक जवान और एक जेसीओ को ऊपर भेजा और बाकी इन्होंने सबने कॉर्डन किया हुआ था। तो जैसे ऊपर वाली बिल्डिंग, वहाँ लकड़ी के मकान रहते हैं, जैसे चढ़ के गए ऊपर जो 2nd फ्लोर था वो पूरा खाली था। तो देखा तो उधर गद्दे पड़े हुए हैं, तो कुछ नहीं है भाई। तो वो हमारे साथ एक सुरेंद्र जी था, उसने बोला सर देख लेते हैं, क्या पता गद्दे के नीचे, गद्दे में क्या आएगा, एक ऊपर गद्दा रखा हुआ है, नहीं कुछ नहीं है, और चलने लगे। लेकिन उस सुरेंद्र से रहा नहीं गया और उसने जैसे गद्दे के ऊपर हाथ रखा, आतंकवादी के सिर के ऊपर हाथ रखा गया और उन्होंने अंदर से ही फायरिंग खोल दिया। और जैसे उन्होंने फायरिंग खोला, सामने हमारा अधिकारी, उनको को मतलब नहीं किसको लगे ना लगे, ऑफिसर्स को सीधी यहाँ गोली लगी। तो डिक्लेयर हो चुका था कि आतंकवादी है। और दूसरी मंजिल से तीनों आदमियों ने छलांग लगाई, हेलीकॉप्टर मंगाया गया, ऑफिसर्स को श्रीनगर भेजा गया और फिर हमारा शुरू हो गया आमने सामने की फायरिंग। मतलब तो हमारे पास जब फौज कम थी क्योंकि अंधेरा हो चुका था, फिर हमने दूसरे जो आरआर में, दूसरी जो आरआर आप सुनते हो आजकल, उनको फ़ोन किया। तो वहाँ से रॉकेट लॉन्चर वगैरह बुलाए गए और पूरे गांव का कॉर्डन कर लिया। रॉकेट लॉन्चर चलाने के लिए आप पिक्चरों में भी देखते हो, अभी भी देखते हो, LMG का स्पोर्टिंग देना पड़ता है, तब वो खड़ा होकर फायरिंग करनी पड़ती है। और जैसे ही खड़ा हो रहे थे आगे से भी फायरिंग आ रही थी, तो हम लोग इंतजार करते रहे अंधेरे का। मतलब फिर आखिर में हम लोगों ने 3-4 रॉकेट लॉन्चरों से उस पूरे घर को ही उड़ा दिया। मतलब तो जिसमें 3 आतंकवादी थे और जो अवतार सिंह सर थे हमारे, ये सवेरे 4:30 तक ऑपरेशन चला। मतलब तो ये काफ़ी ऐसे कई टफ ऑपरेशन हम लोगों ने किए हैं। टाइम बहुत कम, हर कहानी बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सिलसिला जारी ही था
बीच में चुटमुट की खबर आई कि जी कारगिल युद्ध हो चुका है, तो नीचे से जो सेना आने वाली थी, हम लोग स्टैंड बाई में थे कि जाएं या ना जाएं, क्योंकि हमारी जगह लेने वाला कोई चाहिए। तो नीचे से जो सेना आने वाली थी वो लेट हो रही थी, तो हमें मिल गया कि मूव टू कारगिल। और आज भी मैं सेना में होता तो दोबारा मूव टू गलवान का मौका भी शायद हमें ही मिलता। मतलब ये अफसोस है कि भाई हम लोग पहले रिटायरमेंट हो गए, वरना सब कुछ इस देश के लिए समर्पित। हमारे अंदर इतना जोश था, हम लोगों ने 12 घंटे के अंदर ही अपनी तोपों को त्रोलिंग पहाड़ी के ऊपर लगा दिया था। और उस टाइम आप लोगों ने कालिया साहब का नाम सुना था ना, इस टाइम तक हमारी आर्टिलरी की सपोर्टिंग नहीं थी। उनके जो पार्थिव शरीर के साथ बुरा हाल किया था, उठाने नहीं दे रहे थे। जितने 2 आदमी चले गए, दोनों के 2 शहीद, 4 चले गए, 4 के 4। जितनी भी हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जा रही थी, सब शहीद हो रहे थे और डेड बॉडी और पार्थिव शरीर को भी उठाने नहीं दे रहे थे। फिर हर बटालियन को मौका मिलता था, क्योंकि हजारों तोहफे फायर कर रही थी, हर बटालियन को मौका मिला था कि भाई तलोलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा फायरिंग हुई है। 15 दिन तक लड़ाई चली तलोलिंग के ऊपर। आजू बाजू की जो पोस्टें थी, जो विक्रम बत्रा पोस्ट के नाम से आप जानते हो, 4875 5100, उस टाइम हमको नाम भी याद नहीं थे। हम तो जवान आदमी थे, हमको तो सिर्फ ये दिखा जाता था कि बेटा ये सामने वाली पहाड़ी है, ये है बैरिंग एलिवेशन, और हमारा काम था उसको ध्वस्त करना। बस यही मौका था। जैसे आप लोग भी अभी बोले थे ना कि भाई हर क्षेत्र के अंदर अपना अपना महत्व दिखाओ, तो वहां पर भी युद्ध भूमि में भी हमारी हर बटालियन का अलग अलग महत्व था कि हम किसी से पीछे नहीं है। मतलब तो सबको मौका मिल रहा था, मगर किसी का राउंड इधर गिर रहा था, कभी इसका इधर गिर रहा था। फिर हमारी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल का जैसा फिर हमारी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल का जैसे नंबर आया, तो 12 की 12 तोपों ने हमारी ने भी 1 राउंड गन फायर किया। और भगवान की किस्मत अच्छी है, मैं ये नहीं बोला कि मैं ही बेस्ट फायरर था, मगर जब देता भगवान तो छप्पर फाड़ के देता है। जैसे ही फायर किया, मैं चार्ली 2 तोप के ऊपर था, पहला ही गोला दुश्मन के ऊपर हिट हो गया। और पहली बार ये था लगा कि हमने, क्योंकि मैं भी जैसे बातचीत करता हूं तो मुच्छड़ मेरे को बोलते थे, तो स्टैंड पास हो गया हमारा, तो बैरिंग डाटा लिया गया। तो आजू बाजू वाले अच्छाई और बुराइयां चलती है। बोले क्या हुआ? बोले अपने बंदों को गोला डाल दिया लगता है, क्योंकि हमारे को उस टाइम पता नहीं था कि भाई गोला हिट हो गया है। तो स्टैंड बाई लिया गया, तो पीछे हट गया। तो मैंने, मेरे सर थे सुभाष चंद्र जो जम्मू के रहने वाले, उसने भी चेक किया, बहुत माइंडेड आदमी थे। बोला कूल डाउन हो जाए, क्योंकि लड़ाई के अंदर अगर आप गलती करते हो, तुम तो जाओगे, सीनियर भी तुम्हारा कोर्ट मार्शल है सीधा। गलती एक्सेप्ट नहीं है सेना में, क्योंकि तुम्हारे को ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है। मगर हम लोगों को डर लगा, तो जनता ने बोला भाई पंगा कर दिया इसने, मुच्छड़ ने बोला। तो फिर बाद में पहाड़ी के ऊपर नीचे से चढ़ करके टीम आई, पूरा बैरिंग एलिवेशन लिया गया, और मैं सावधान से ऐसे खड़ा था। मेरा हवलदार जी बोला था टेंशन मत ले तुम, कुछ भी नहीं होगा, बोले जो होगा देखा जाएगा। फिर बैरिंग एलिवेशन लेने के बाद में फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा और हवलदार जी से हाथ मिला कि वेल डन। तो हमको तब भी पता नहीं चला कि वेल डन किस लिए बोल रहे हैं। तो हमने सोचा भाई ये बलि का बकरा है, तोड़ने से पहले वेल डन बोला जा रहा है। मगर जब बाद में भारत माता की जय, ये वो फिर पूरे नारे लगाए, तब हमारे को बताया कि भाई आपका गोला हिट हो चुका है। हम लोग इतने दिन से ट्राई मार रहे थे, किसी का गोला हिट नहीं हुआ था, यही बैरिंग एलिवेशन दिया जाएगा। तो मेरे लिए और मेरे रेजिमेंट के लिए एक मतलब सुनहरा मौका था कि अभी मतलब शुरुआत मिल चुकी हम लोगों को, और अभी हम दुश्मन के छक्के छुड़ाएंगे मतलब। तो वहां पर हम लोगों ने 18 ग्रेनेडियर, 2 राज राइफल, 13 जैक राइफल, GR पंजाब रेजिमेंट, 17 जाट, काफी रेजिमेंटों को फायरिंग सपोर्टिंग दिया। युद्ध भूमि के लिए हर रोज एक नई लड़ाई थी। वहां पर बंकर नहीं थे। आप अभी भी जाते हो घूमने फिरने के लिए, कारगिल में देखा होगा माइनस टेम्परेचर है द्रास के अंदर, गुमरी के अंदर देखते हो आप लोग। अभी तो काफ़ी बंदे मेमोरियल देखने के लिए जाते हैं, मगर हमारे सामने कोई टेम्परेचर नहीं था। हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है और किसी तरह भी इसको जल्दी से जल्दी भगाना है। अंडर 25 ईयर्स फौज थी। आप मानोगे नहीं, आज हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं। हमने 2 महीने तक युद्ध लड़ा था ना, एक ही ड्रेस थी, जवानों के जूते तक फट चुके थे। ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट दे नहीं रही थी, वहां पर टाइम ही नहीं था ना, किसके पास क्या पहुंचाएंगे। उन्हीं जोड़ी जूतों के अंदर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। और ये एक सीख भी थी, जो आज हम लोग छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं वो नहीं करूंगा। नहीं, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि माना है हम लोगों ने। और जिस दिन आप राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हो ना, तब कुछ भी चीजें आपके लिए असंभव नहीं है। ये सब कुछ बेकार है, क्योंकि हमने इस तिरंगे को नमन किया है। और जब सैनिक कसम खाता है, वो मरते दम तक नहीं भूलता है। आज हम लोग मंदिर मस्जिदों में कहीं पर भी जाते हैं, कितने भी दीपक जला लो, जब तक मन का दीपक नहीं जलेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते आप लोग। तो मन का दीपक जलाने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पहचानिए कि क्या मेरा जन्म किस लिए हुआ है। सवेरे खाना खाओ, ड्यूटी पे भागो, ये नौकर को पैसे दे दिए, ओ भाई तुम ये काम कर लेना, बच्चे को तुम संभाल लेना। वाई?
सोचने वाली बात है ना, क्यों बच्चे पैदा करते हो जब बाई को संभालना है? तो किसके लिए आप धन इकट्ठा कर रहे हो? जरा माइंड को सोचिए। शाम को आओ, थक गया, बॉस से झगड़ा हो गया तो बोला खाना नहीं खाएंगे, ऐसे सो जाएंगे। अरे आज तो टेस्ट हो गया, आज तो ये परेशानी हो गई है। हम सैनिकों को देखिए, 24 घंटे स्टैंड बाई में रहते हैं। जब मैंने ट्रेनिंग किया था तो हम लोग ना पीटी ड्रेस, हाफ पैंट और बनियान पहन के ही सोते थे, कभी भी ऑर्डर आ सकता था। और हमारी ट्रेनिंग होती है, रात को व्हिसल मार दिया कि आग लग गई। आग लगी का मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे अंधाधुंध भाग जाओगे, स्टैंड बाई होना चाहिए। कहाँ हो तुम, पहले अपने आप को देखो। आग लगी है, किसी ने झूठी प्रशंसा नहीं करी, कोई दुश्मन तो एनेमी तो नहीं आ गया है। हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। माने सर बार बार बोले थे लीडरशिप लीडरशिप, यहाँ लीडरशिप करते हैं। मैं ये नहीं बोला आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ हमारे लीडरशिप, ऐसा लीडरशिप होना चाहिए। लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का सोचना हो तो राजा हो गया समझ लो। राजा कैसा होना चाहिए? प्रजा के लिए अनुयायी, हुक्म जमाने के लिए होता, प्रजा की सुननी भी चाहिए। मतलब कि हाँ भाई किसको क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता यहाँ तो यही चलेगा, ये चले नहीं, ये राज गुंडागर्दी वाला राज नहीं, दिल की भावना वाला राज। जैसे श्री रामचंद्र जी राजा थे तो प्रजा का कैसे ध्यान रखते थे, आज भी हम रख सकते हैं। संयम रखिए। किसकी जल्दबाजी, मेरे को ये नहीं पता। कल आप जाओगे ना तो पीछे आपको 0 आगे 1 या 2 कुछ मिलेगा, इतना छोड़ के चला गया। और जब आप जिंदा रहते हो तब भागम भाग रहते हो इधर उधर। तो ये चीज़ें सोचनी है हमने कि जीवन का जीने का महत्व क्या है हमारा। अच्छा, जिस तरह मेरे को देख रहे हो ना आप, मैं क्यों संतुष्ट हूँ? मैं APJ अब्दुल कलाम को पढ़ता हूँ, विवेकानंद जी को पढ़ता हूँ, दानवीर कर्ण को पढ़ता हूँ, जिन्होंने जन्म से ही सब कुछ देना शुरू कर दिया था। तो देनदार बनिए। हमेशा हाथ आपका ऐसे रहना चाहिए, न कि ऐसे रहना चाहिए। ये आप सोच के चलोगे ना, मैं बता रहा हूँ कि जीवन में भी कितना कुछ दिया भगवान ने, कि परम परमेश्वर परमात्मा जो दिया है उसी में संतुष्टि रखो ना। आज मुझे देख लिए, मैं अपने आप नहीं चल रहा हूँ, कोई दैवी शक्ति है जो आपके सामने चला रही है। वरना जब मुझे चोट लगी थी, सर ने बताया ना, हाथ उड़ चुका था, 2-3 बार उठने की कोशिश किया, उठा नहीं गया। यहाँ से ब्लड था, लीवर में ब्लड था, पीटी ड्रेस थी, तो ऐसे खून को साफ किया और 2 बार उठने की कोशिश किया, नहीं उठा। मेरे साथी मुझे बचाने के लिए आए तो हमारे पीछे किसी ने चिल्ला दिया कि एक बम और फट जाएगा। वो बंदे और पीछे भाग गए और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आएगा। फिर एक हमारा जेत सिंह भाटी था, उसने फटाफट बॉक्सा उठाया और आग लगी थी। उसने भाग करके जब देखा तो दीपचंद अंदर है, तो मैं बैठा हुआ था। साथियों ने उठाया, पूरा ब्लड चल रहा था, पेट की आंतड़ी बाहर थी। जब मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया तो वो रोने लग गए। मेरा वर्डिंग था रो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मगर वो ये बोल रहे थे कि ये लास्ट चांसेस हैं, क्योंकि इस बंदे के हाथ पांव उड़ चुके हैं मतलब, और पूरा पेट फटा हुआ है। फिर भी किसी तरह मेरे को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। मेरे सीओ को इन्फॉर्मेशन किया गया, मेरा सीओ चप्पल के अंदर भागा हुआ आया कि दीपचंद को ऐसे कैसे हो गया। उसके बाद डॉक्टर से पूछा गया क्या है, डॉक्टर ने बोला ही इज द डेथ सर, 5% चांसेस हैं, अगर ऑपरेशन करें तो उसके लिए इसके हाथ पांव काटने पड़ेंगे। सीओ ने फटाफट साइन किए कि मुझे जवान जिंदा चाहिए, भले तुम हाथ पांव कुछ भी काटो मगर मुझे जवान जिंदा चाहिए। आप अपनी कार्रवाई करिए, हम अपनी कार्रवाई करते हैं। मेरे रेजिमेंट में पूजा पाठ रात को ही शुरू हो गई और यहाँ पर मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया। रात भर ऑपरेशन चला, जवानों ने खून की लाइन लगा दी, 17 बोतल रात भर मुझे खून चढ़ा था। और जब सवेरे ऑपरेशन हो गए, डॉक्टर बाहर निकला तो पूरी बटालियन मेरी खड़ी थी और पूछा सर क्या होगा, तो उन्होंने बोला मैंने अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी है, ऊपर वाले को देखो, अगर उसमें ताकत है तो जवान जिंदा हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दिया। 72 घंटे का डॉक्टर साहब ने बोला था कि 72 घंटे बाद इसको होश आएगा तब आगे कार्रवाई बताएंगे, मगर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैं हॉस्पिटल में हूं। मेरे दोस्त धाने संतोष, धाने उमेश खड़े हैं मेरे सामने, कानों में सुन रहा है मेरे को खाली। उन्होंने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को फोन किया, सर जवान को होश आ गया है। डॉक्टर ने मेरे सीओ को फोन किया, कर्नल गिरीश कुमार मेहंदी रत्ता सेना मेडल, कि सर जवान को होश आ गया है। सीओ साहब के मुंह से निकला अभी नहीं मरेगा। डॉक्टर बोला मैं डॉक्टर हूं या आप डॉक्टर हो? बोला सर मैंने इसको देखा है और मेरे मुंह से ऐसे निकला है कि मेरे को पता अभी नहीं मरेगा। और वो सीओ साहब का वर्डिंग बोला और आज आपके मैं सामने बैठा हुआ हूं मतलब। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती है, जीवन का अगला पहलू आता है। घर में किसी को पता नहीं है और ये ट्रेजेडी हो गई। और सबसे बड़ा, मैं
बड़ा या छोटा ही माँ बाप को प्यारे होते हैं, सबको आपको पता ही है। बीच वाले तो बेचारे ऐसे घूमते रहते, चाहे वो भीम भी घूमता रहता था। तो घर वालों में जो एंट्री होती है, तो आप सोचिए, मात्र मेरी उम्र 27 साल, 27 ईयर्स यंग। मेरी वाइफ आज 22-25 साल तक तो पढ़ाई करते हैं। मेरी वाइफ आप लोगों के सामने बैठी हुई है, 22 साल की उम्र, 1.5 साल का बच्चा मेरा, और 3 महीने से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट, और परिवार की एंट्री होती है। तो मेरे उस टाइम तक थोड़ा बहुत पट्टी पुट्टी खुल जाती है, आंखें दिखने लग जाता है। तो जब इनकी एंट्री होती तो मैं बोलने लग गया था मतलब। तो ये जब आते थे तो मैंने मेरे दोस्तों को बताया कि जब भी वाइफ वगैरह आती है तो मेरी टांगों के आगे तकिया रख दिया करो और चद्दर डाल दिया करो और उनको दूर बिठाया करो और उनको ये बोला करो कि भाई हाथ हाथ उड़ा है, टांगे नहीं गई हैं। तो ये सिलसिला हमारा काफ़ी दिन तक चलता रहा। मतलब मेरी वाइफ को मैंने बहुत दिन तक ये नहीं मालूम होने दिया कि मेरी दोनों टांगें भी चली गई हैं, क्योंकि मैं इनके बारे में सोचता था कि एक 22 साल की लड़की है जिसके साथ में ये कंडीशन है, तो इसको कुछ ना हो जाए। मगर मन में ये आता था कि चलो, राष्ट्र के लिए जो कुछ किया है राष्ट्र सर्वोपरि है। काफ़ी दिनों बाद जब इनको पता चला, एक दिन जब मेरी फिजिकली ये पूरी पट्टियाँ पुट्टियाँ खुल चुकी थी और बाहर जो फिजियोथेरेपी वाला मेरी टांगों को ऊपर नीचे कर रहा था, फिर इनकी एंट्री होती है तो ये देखती हैं कि भाई ये कौन बंदा जिसके बेचारे के हाथ पाँव नहीं है, इनको क्या पता मैं ही हूँ मतलब। मगर उस टाइम तक दुख कम हो चुका था। 6 महीने बाद मुझे डुप्लीकेट टांगे मिली। 6 महीने बाद मैंने इस मातृभूमि को दोबारा से नमन किया और कसम खाई कि हे माँ, जैसे बचपन में तूने मुझे चलना सिखाया है, दोबारा एक बार फिर चलना मुझे सिखा दे। मतलब तो दिल से आप कोई चीज समर्पित करते हो ना, फिर आपको डबल मिलती है। और ये आपके सामने हकीकत है, मैं बता रहा हूं। जब मुझे स्टार्टिंग में टांगे मिली, वो इतनी मोटी थी, लकड़ी को थोथा कर दिया गया था, लोहा बांध करके यहाँ बेल्ट थी, 38 kg की टांगे और 40 kg मेरे अंदर वेट। तो आप बताओ, क्या कोई कम्युनिकेशन नहीं था। मतलब मैं डामाडोल गाड़ी थी, मगर मन में एक उत्साह था, चलो कुछ भी हो, चला तो है। मगर मन में एक पीड़ा भी आती थी पड़े पड़े कि क्या होगा, क्योंकि मैं क्रॉस कंट्री करता था। कोई मुझसे पूछता था कि सर कैसे हो गया, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मेरे को वो दिन याद आते थे जब मैं राजस्थान के अंदर भी 52 किलोमीटर तक क्रॉस कंट्री करता था और 2nd डिवीजन पाता था। तो बंदे बोलते सॉरी सर, लेकिन मेरे को पीड़ा आती थी कि नहीं, पूरा जीवन, क्योंकि दिव्यांगता एक ऐसा अभिशाप है। अगर आप बचपन से दिव्यांग हो ना तो जीवन जी सकते हो, अगर आप अच्छा जीवन जी के फिर दिव्यांग होते हो ना, फिर आप। और बड़ी बार सोचता था कि क्या भगवान तुमने मेरे को इसलिए बनाया, एक हर्ष फुर्ष पैदा करके। फिर मैं सोचता था कि चलो क्या पता प्रभु की यही इच्छा हो, हौसला नहीं हारना चाहिए। और मैंने लेटे लेटे ये सोचा कि काश अगर हाथी की टांग कट जाए, वो अनबोर्न जानवर वो कैसे चलेगा। और जो आपके सामने ये जो टांगे पहनी हुई है, उस टाइम मात्र 5,000 रुपये की ये टांगे बनी थी। इसके लिए भी बड़ा संघर्ष किया। मैंने डॉक्टर्स को बोला सर ये जो टांगे मुझे दी गई हैं, ऐसी ऐसी टांगे बनाइए, क्योंकि ये बिना बेल्ट की टांगे हैं और पहला ही व्यक्ति हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो बिना बेल्ट की टांगों से चल रहा है, वरना अभी तक किसी की बनी नहीं। बेल्ट जरूर चाहिए। आप लोग तो सब आदमी टांगे बनाते हो, आप लोगों को पता ही है। तो ये मैंने खुद ने बोला। मगर हर बार मंगलवार को जब हमारे ब्रिगेडियर साहब आते थे 9 और चले जाते थे, फिर अगले हफ्ते तक इंतजार करो, तो मन में बड़ी बेचैनी होती थी। तो एक दिन माइंड बहुत दुखी हुआ और जैसे राउंड पाए, नीचे बंदों को मैंने बताया, उसने बोला नहीं यार ये ब्रिगेडियर साहब नहीं मानेगा। मगर जब उसने बोला किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने हाथ खड़ी किया तो डॉक्टर, उनको पता चल गया था, डॉक्टर भी थे, ब्रिगेडियर साहब थे, कि ये वही है ना हाथी की कहानी वाला, सबको सुनाता रहता है, हाथी के पाँव कट गया, ये था होता। तो यार ये डिफेल्टर टाइप हो गया था मैं, मतलब कि ये सबको ऐसे ही बोलता रहता है, ये ऐसी टांगे बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो वो बोला ना ठीक है ठीक है ठीक है, चलने लग गया। तो जो बेड था ना हॉस्पिटल का, और मेरी टांगे मैंने ऐसे ही, ये टांगे तो अभी पहन रखी है मैंने, उस टाइम कोई जुराबें भी नहीं थी और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, दोनों टांगे काट कर निकाल करके, और ये हाफ पैंट भी छोटी सी होती थी। मैंने चारपाई से जंप कर दिया नीचे और इन्हीं टांगों पर खड़ा हो गया। तो डॉक्टर बोले उठाओ इसको, टांगे खुल जाएंगे, ये था होता। तो मैंने गुस्से से बोला कोई टच नहीं करेगा, मतलब अगर अपने माँ बाप की असली औलाद है तो। मगर फौज में कोई सुनता नहीं ना, भले उठाइए, तो उठाया और मैं भावुक हो गया। मैंने बोला आप लोगों से डुप्लीकेट चीज़ें मांगे जा रही, तुम वो नहीं दे सकते हो जब देश के लिए मैंने इतना कुछ कर दिया, तो फिर फायदा क्या है उस जीवन का। मतलब तो फौज में ज़्यादा बोलने से क्या हो गया, 10 नंबर फार्म भर दो, बोले पागल हो गया है, रियलिटी है मतलब। तो उन्होंने मुझे बोल दिया इधर 10 नंबर फार्म। तो घबराहट, मैंने जोश में बोला देखी जाएगी, जो भरना भर दो। और मेरे सीओ को फ़ोन कर दिया और रेजिमेंट से फिर फ़ोन आया, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम क्या है।
और मेरा सीईओ जिसने मुझे जान बचाई, इतना देवता आदमी है, उसने बोला ठीक है। और अगले दिन ही पूना कमांड हॉस्पिटल में आ गया और मैं हॉस्पिटल से बाजू में गेस्ट रूम दिया हुआ था, मेरे को बोले भाई सीईओ साहब आ गए हैं। पहले कमांडर से मिला, बोले सर क्या है। कमांडर ने बोला सर ये ऐसी ऐसी बात है। तो मेरा सीईओ बोला नहीं सर वो ऐसा नहीं है, उसके अंदर बहुत जुनून है, बहुत अच्छा आदमी है, मैंने कारगिल में देखा है उसको, बहुत कुछ बताया मेरे बारे में। बोला नहीं सर वो ऐसे करता वैसे करता। बोला चलो मिलता हूँ। तो क्वार्टर में जैसे यार मुझे भी बुलाया गया, तो सामने मेरी वाइफ को बोला स्टार्टिंग में ही कि सुशीला बैठ इधर। बोले हाँ, ये तेरे को गाली देता है? बोले नहीं सर। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा मेरे को दे देगा, ये तेरे को नहीं दे रहा। बोले और उस टाइम तक मेरे इतनी आत्मगिलानी हो गई थी कि यार जिस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई मैं उसी को गाली दे रहा था। मगर वो देवता आदमी क्या बोला, अगर मैं तेरी जगह होता तो सुसाइड कर लेता। बोले तूने तो मुझे गाली दिया है, मैं अपनी बीवी की पिटाई कर देता, बच्चों को भी मारता कि मेरी इस कंडीशन में, लेकिन तूने गाली दे दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तूने बच्चों को कुछ नहीं बोला, क्या प्रॉब्लम चल रही है? तब फिर मैंने बताया ये बातें हैं। बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने भी सीईओ कमांडर से बात किया। बोला सर ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें जो ये बोल रहा है बिना उसके कैसे चलेगा, ये जो टांगे बना के आपके सामने रखी हुई है। मगर जिद्दी मानुष किसको बोलते हैं, आप मन में ठान लो तो आपके घाव भी है ना वो सब विजय घोषित हो जाएंगे जब आप मन में ठान लेते हो। तो मैंने उनको बोला सर करिए, तो नीचे लेवल में बताया। जब वो अगले महीने में राउंड में डॉक्टर साहब आए तो नीचे वालों को बोल दिया तुम हाँ बोल देना। तो फिर मैंने बोला मला सर मेरी टांगे। तो बोले हाँ भाई, एक अली सर थे जो आप हम हिंदू मुसलमान बोलते रहते हैं, एक अली सर जिन्होंने लाखों आदमियों की टांगे बनाई। तो उनको बताया मैंने, सरदार जी थे हमारे, उनको बताया कि क्या इरादा है। तो उन्होंने बोला सर कर लेते कोशिश। बोला कोशिश नहीं, यू शुड बी पेमेंट, यानी कि 5,000 रुपये के लिए उन्होंने बोला पेमेंट कर जाएगी तुम्हारी अगर तुम नहीं बनाओगे तो वो बेचारे घबरा रहे थे कि इतनी तनख्वाह मिल रही यार दीपचंद। मैंने उनको बोला कि विश्वास करो तुम मेरे ऊपर, बेइज्जती नहीं होने दूंगा, तुम हाँ बोल देना एक बार। तो उन्होंने मेरे विश्वास के ऊपर उन्होंने कमांडर साहब को बोल दिया ठीक है सर कर लेते हैं, ये चल पड़ेगा। बोले बस उन्होंने हाँ बोलना था और फार्म भर दिया। उसके बाद मेरी कार्रवाई शुरू हो गई। वो बोले प्रभु देख लेना तुम्हारे चक्कर में हमने हाँ बोल दिया, नहीं तो ये कमांडर साहब बहुत खतरनाक है। तो भगवान शक्ति देता है अगर आप मन में ठान लो तो। उसके बाद ये टांगों की शुरुआत हुई। जब ये टांगे मिली तो उसी कमांडर साहब के सामने मैंने इन टांगों से फुटबॉल खेल के दिखाया और होनी को अनहोनी करके दिखाया। मतलब तो आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। मैं एक हाथ से स्कूटी चलाता हूं, मैं अपनी वाइफ को दिल्ली से शिमला तक लेके गया हूं स्कूटी चला करके। मतलब तो इरादे आपके बुलंद होने चाहिए, बिल्कुल मन में आप ठानना चाहिए, मायूस मत हो। मतलब मैं हमेशा से बोलता हूं कि चाहे हाथ पांव हो ना हो, चाहे हाथ पांव हो ना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। तो कभी भी घबराना नहीं है। और ये क्यों सिखाई गई है, जैसे माने सर बोलते रहते लीडरशिप के बारे में बोलते हैं, हम जब ट्रेनिंग करते हैं ना जवान, तो हर चीज सिखाई जाती है। हम लोग एक क्यों हैं ये बताइए, आप बता। फौज से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे फौज में ना कभी कभी हमारे अधिकारी या बंदे कम पड़ गए ना तो वो स्टार निकाल करके जेब में डाल लेते हैं और साथ में झाड़ू लेके काम में लग जाते हैं। बाहर वाले को नहीं पता चलता कि इनका ऑफिसर है। ये होती है एकता। यहाँ आप लोग नहीं रहोगे, आप बोलोगे भैया मैं डीजी हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं तो नहीं करूँगा काम। नहीं, नाराज नहीं होना, मतलब सभी आदमी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देश को समर्पित कर दो। आज भी इस मातृभूमि और इस जन्मभूमि कर्मभूमि इससे बड़ा कोई आसन नहीं है। चाहे आप ऊपर बैठ जाओ, एक दिन मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में मिलेंगे, ये सबको पता है, मगर महसूस नहीं करता। मैं हर रोज को जीने वाला व्यक्ति हूं। मैं सवेरे उठता हूं तो मैं नमन करता हूं, प्रभु जिंदा उठ गए, आज का आज देखेंगे, कल का कल देखेंगे, क्या पता कब आंख बंद हो जाए। जैसे हमारे गांव में कहावत है कि भाई गोदी वाले की तो चिंता नहीं कर रहे, पेट वाले की चिंता है। वैसे हम लोग भी है। आप बताइए मेरे पास में हम लोग मिलते हैं, मेरे को बहुत आदमी, दीपचंद जी मेरा बेटा एक अमेरिका में है, बेटी कनाडा में है, और आप लोग यहाँ घंटी बजा रहे हो दोनों आदमी। नहीं, सच्चाई है, मैं बता रहा हूं आपको। अरे जीवन में अगर आपके पास पैसा है तो पहले पैसे को अपने ऊपर खर्च करो। जो व्यक्ति अगर अपने ऊपर ही नहीं खर्च कर सकता तो दूसरे का क्या खर्च करेगा, आप बताइए। मतलब खीसे में रोटी मत रखो कि खीसे में रोटी रखनी है और उसी को खाते रहो और बचाते रहो। नहीं नहीं नहीं, पहले खुद एंजॉय करिए। जब हमारा खुद का पेट भरेगा तभी तो हम दूसरों को काम करेंगे ना। हम खुद ही भूखे दूसरों को क्या करेंगे। मतलब तो अपने आप को बदलने की कोशिश, किसी को मत बताइए आपकी ये था, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। अपने आप ही बदलाव लेके आओगे। आपका बदलाव ही आपका, मतलब आपका कर्म ही आपका, जो काम कर रहे हो ना वही आपका मिसाल होना चाहिए। कि नहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप यहाँ पर भी कोई नगर सेवक बनता, कुछ भी बनता है, अगर वो अच्छे काम करे ना
तो अगली बार वोट मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हम दे के आएंगे, ले भाई साहब तुम्हारा ही वोट है ये। तो इस तरह आप लोग भी जब भी लीडरशिप का मौका मिलता है ना, दिल में ऐसी जगह बना लो कि भले ही आप लोग डीजी ना रहो, फिर भी सब बंदों के अंदर होना चाहिए, सर आप ही हमारे डीजी हो। ये तो पोस्ट के लिए है, लेकिन आप ही हमारे डीजी हो। हर आदमी के अंदर ये व्यक्ति तब अगर आप अपना लोगे ना, तो फिर देखना एंजॉय। ऐसे ना कि अभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए, चलो यार आज तो जाना ही पड़ेगा, इतने पैसे दे रखे, नहीं तो खाने के पैसे भी वेस्ट जाएंगे, मतलब ऐसे मत सोचो। मतलब कसम से बता रहा हूँ आपको, जीवन में क्या है, मैं भी जी रहा हूँ नहीं जी रहा आपके सामने, मेरे को बताइए। मात्र 40,000 रुपये मुझे पेंशन मिलती है, 3 बच्चे हैं मुझे, मगर सैनिकों ने सिखाया गया झुकना नहीं है किसी के सामने, झुको मत। जब तक आपने, जैसे हम सैनिक में सिखाते हैं ना कि आखिरी गोली आखिरी दुश्मन, उसी तरह जब तक आपके पास सक्षम है तब तक आप जल्दी से झुको मत। आपने जिस दिन हाथ एक बार मांग लिया ना किसी से, फिर मांगते ही रहोगे पूरे जीवन भर। उससे मांगिए, वही देने वाला है, वही लेने वाला है, हम तो जरिया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला था ना, जब अर्जुन बाण चलाता है, कर्ण का पीछे रथ हटता है बहुत ज्यादा, और भगवान श्री कृष्ण बोलता वाह, और जब कर्ण चलाता है तो उसका थोड़ा सा हटता है, तब अर्जुन बोलता है कि भगवान श्री कृष्ण को कि प्रभु जब मैं बाण चलाता हूं तो कर्ण का कितना रथ पीछे जाता है, और जब वो चलाता है तो मेरा थोड़ा सा आता है, फिर भी आप उसको वाह बोल रहे हो। बोला तो बोला ऊपर देख पार, तो ऊपर ऊपर देख, तुम्हारे सामने सक्षम खुद भगवान बैठा हुआ है और तब वो चला रहा है, फिर भी वो समझता नहीं है कि तुम्हारे ऊपर देख, ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो इस तरह आज भी हम लोग ऊपर देख के चलेंगे ना, ऊपर है हमारे कोई दैवी शक्ति, वही कार्य कर रही ना कि हम कर रहा है। घमंड को त्यागो, क्योंकि ये क्यों बोल रहा हूं, जब इस संसार को छोड़ो ना तो पीछे आप तो देखोगे नहीं, मगर कारवा कितना है वो देखना है आप लोगों ने, कि मेरे पीछे जाने के बाद में कितने आदमी रोने वाले हैं। तो जीवन का एक ये सोचो मत कि मैं तो इतनी लिखवा के लेके आऊं। कोई लिखवा के लेके आ जाए, बताओ आप, कोई भी लिखवा के लेके नहीं आया है। तो खुश रहो, खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो, खुशी है तुम्हारे लिए, कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए। ये महत्व रखो हमेशा। तलोलिंग लड़ाई जब लड़ी, तलोलिंग लड़ाई लड़ने के बाद में फिर आगे दूसरी पोस्ट पर चले गए हम लोग। हमें वहां पर खच्चर और पोटर मिलने की संभावना थी, मगर जो बोला गया था ग्राउंड में कुछ भी नहीं था। हमारे जवान ही, हम लोग ही अपने तोप को खोलते थे, रात को पहाड़ी पर चढ़ाना है, और वहां से जब ऊपर से फायरिंग आती थी तो यहां तो हम भाग ले, वहां कोई बंकर नहीं था, जो भी पहाड़ी, जो भी पत्थर आपको मिल गया वहां छुप जाओ। और छुपने के साथ ऐसा नहीं कि तुम छुप कर बैठ जाओ, अपनी तोप को भी तो बचाना है ना, अपने एम्युनिशन को भी तो बचाना है ना, नहीं तो फायरिंग किससे करोगे। तो रात भर वहां पर युद्ध चलता था, कभी 11 बजे फायरिंग होती थी, कभी 2 बजे फायरिंग होती थी, पूरी रात हम सोते नहीं थे मतलब। और तलोलिंग के ऊपर ही हमारे भंवर सिंह साहब जो अम्युनिशन लेके आते थे, उनको हमने बोला था साहब हमें राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि राशन के बिना हम लोग 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी जिंदा रह सकते हैं, मगर अम्युनिशन नहीं रहेगा तो खाली खोकर से क्या करेंगे मतलब। तो ये हमारा इरादा था। अंडर 25 ईयर्स यंग थे, मतलब मन में एक संकल्प था जितना भी हो सकता दुश्मन को भगाना है। लड़ाई बहुत 2 महीने तक लड़ी, हर लड़ाई का सुनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब मैं आखिरी के कुछ सुनाता हूँ। भंवर सिंह साहब हमारे तलोलिंग के ऊपर शहीद हो गए, बहुत से साथी हमारे शहीद हो गए। रात को हमारे साथी जाते थे, सवेरे 10 गए तो 8 पार्थिव शरीर आता था। तो हम लोग सोचते थे हमारा नंबर भी कभी आ जाएगा, कोई पता नहीं था कब नंबर आए, मगर मैं, मेरा दोस्त मुकेश कुमार, दोनों ने कसमें खाई। 99 चल रहा है, नई शताब्दी कौन देखेगा, और दोनों ने ये कसमें खाई कि कोई भी दोनों में से शहीद हो गया एक दूसरे के घर पर जरूर मिल के आएंगे। हम कभी कोई बातें करते थे तो हमारे सर लोग बोलते थे ऐसी बातें मत किया करो, मगर कभी कभी हम हथियार सफाई करते थे तो ऐसे इशारा करते, याद है ना, तो फिर वो सर हंसते थे, बोला ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा, जितने आए हैं उतने। लीडरशिप का ये भी एक महत्व है। माने जी कहाँ गए, सिखाया जाता है इस चीज के लिए। लीडरशिप में क्यों बताया जाता है, हम लोग 208 आदमी गए थे, स्टार्टिंग में 200 के 8 के 8 वापस जाएंगे, ये संकल्प लिया था। भले ही 208 के 8 वहां मिट जाए, मगर आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। युद्ध भूमि में कोई पता नहीं किसका नंबर आ जाए, पहले आप अच्छी बातें सोचिए। मतलब आप मानोगे नहीं, हमारे सामने ही सीधा गोली लगती थी। हमारे जवान गोली से ज्यादा जब ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते थे वो पत्थर लुढ़का देते थे सीधे। बड़ी ट्रेजेडी हुई है हमारी जवानों की। मतलब ये भावना हम लोगों को नजर नहीं आती, क्योंकि सैनिक की जो
भावना और सैनिक का जो त्याग है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा आप भी देशभक्त सभी आदमी हो, मगर सैनिक का त्याग थोड़ा अलग रहता है। सैनिक के त्याग को समझने के लिए या तो आप खुद वर्दी पहनिए या तो उस सैनिक के साथ में रहिए और उसकी पीड़ा को समझिए कि उसके दिल में क्या चलता है। आज यहां पर सब आदमी को चलता रहता है मेरा बिजनेस ये हो जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, मगर सैनिक ये सोचता है मेरा देश में सुख शांति बनी रहे, हमेशा अमन और चैन बना रहे। कभी भी सोचना, कभी भी सैनिक नहीं, वर्दी भले ही हमारे पास आज नहीं है, मगर आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक इस राष्ट्र को समर्पित है। हम लोग आखिरी सांस तक इस राष्ट्र के लिए हैं। तो युद्ध भूमि में चलते चलते कई बार हमारी बाधाएं आई। बारिश वहां हो रही है, कपड़े गीले हो जाते हैं, दिन में दुश्मन से बैठ करके हथियारों को तैयार करना है, क्योंकि वो तो टाइगर हिल के ऊपर बैठा हुआ है और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठा हुआ है, पूरा एक्टिविटी देखता रहता है। कभी भी दिन में ऊपर से सीधा फायर करता है, सीधा वास आउट हो जाते हैं। मगर हमारे पास कोई बंकर नहीं। आज तो बहुत फैसिलिटी हो चुकी है, मगर जब युद्ध लड़ा गया 99 का, कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, कोई बंकर बने हुए नहीं थे और हमारे लिए वो जगह अनजान थी। हमें नहीं पता ये दुश्मन का एरिया कि यह हमारा है। तो ऐसे चलते चलते हमने बहुत हमारे सैनिकों को खो दिया और लास्ट में 8 जगह गन पोजीशन को चेंज करते करते जब 8वीं बारी आई तो टाइगर हिल के बारे में मैं बता देता हूं। टाइगर हिल की जब लड़ाई लड़ी गई तो हमने दिन में ही चढ़ाई कर दी। चढ़ते गए ऐसे बीच से एक नाला है, इधर भी पहाड़ी इधर पहाड़ी, और अपनी तोपों को हम लेके जा रहे थे। आगे झरना बह रहा है, वहां जाके हमने स्टॉपिंग कर दिया और ऊपर टाइगर हिल है। रात भर हम लोग फायरिंग करते थे। उस दिन सोचा हाथी निकल चुका है, ये पूंछ रह गई है, तो जोश था, मगर दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और दिन में ही 1 राउंड फायर कर दिया 12:30 बजे ही। एक गोला जैसे हमने फायर किया, दुश्मन के चंद सेकंड बाद हजारों गोले हमारे ऊपर गड़म गड़म सैकड़ों के हिसाब से आ गए। त्राहिम मच गई। पीछे 17,000 की हाइट के ऊपर माइनस टेम्परेचर के ऊपर जैसे पहाड़ी से नीचे देखा, सबके हमारे लंगर पतीले टैटू कंपनी आजू बाजू में घड़ाम ऐसे उड़ रहे हैं और काफी जानमाल का सुनसान हुआ। नीचे से वायरलेस सेट पर ऑर्डर आ चुका था कि भाई छुप जाओ। अभी छुपे कहाँ, इधर भी दीवार, आगे झरना है, इधर जाओ तो खाई, इधर कुआं, कहाँ भागेंगे। मगर फिर भी जिसको मौका मिला वहां पर छुप गया। मेरा दोस्त मुकेश कुमार और हम दोनों आदमी बैठे। हर बार ऐसे ही रहता था, इस बार भी दोनों बैठे। मैंने बोला चलें, बोला नहीं जाएंगे। मैंने बोला इतनी बमबारी में दोनों आदमी क्या करेंगे, बोला लड़ेंगे। मैंने फिर बोला उनको, तो जल्दबाजी में भी तो धीरे धीरे बता रहा हूँ। मैंने बोला दोनों आदमी चलते हैं। बोला आपको डर लग रहा तो आप जाइए। तो दोस्ती तकड़ी दोनों की, और मैं भी बैठ गया, वो भी बैठ गया। चंद सेकंड बाद उसने बोला कि चलो चलते हैं। इतना बोलना था, बोले मैं AK-47 लेके आता हूँ। हालांकि सीनियर वो था, मुझे ऑर्डर दे सकता था। बोला आप चलो, मौके AK-47, वो इधर मुड़ा और मैं इधर, हमारे बीच में पत्थर था और बम गिर रहे थे। मैं जैसे ही वहाँ पर जो हमारे पहले बंदे थे वहाँ पर हमने मुंडी डाल दी। और हमारे जो धर्मगुरु पंडित कुमोदी जी साहब जी बोले भाई माता रानी का नाम लो, हनुमान जी का, जय श्री राम करो भाई, जो भी होगा। हमने बोला गुरु जी जो होना तो ऊपर वाले देखेगा भी, जैसे भी होगा। 10 मिनट बाद जब फायरिंग बंद हो गई तो उस छोटे से गड्ढे के अंदर हम 90 आदमी कैसे आए, आज भी अचंभित हैं। ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में दिक्कत है, और एक के ऊपर एक मुंडी डाल के रखे थे। किसी का भी सांस घुटने से, दम घुटने से कुछ भी नहीं हुआ। मतलब तो 90 आदमी, एक छोटा सा गड्ढा था। आज हम देखने जाते तो आज तो वो नामो निशान मिट चुके हैं, 25 साल होने वाले हैं अभी। तो ये आज भी अचंभित वाली बात है। और हर बार की तरह फिर हम सोचते थे भाई जान माल का क्या नुकसान हुआ। तो मेरे से पूछा गया मुकेश, मैंने बोला सर वो उधर भागा, मैं इधर हूँ। बोले चलो आ जाएगा, तो तुम्हारे को बाद में देखते हैं। बोला तुम ऑर्डर नहीं मान रहे हो। तो हम लोग चलने लगे, पापा बैटरी उधर, हमारी क्यूबी बैटरी इधर, हेडक्वार्टर पीछे। चलते चलते ऐसे मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ। तो हम तो जूनियर थे, हमारे सामने सीनियर हमारे खेमराज राणा सर थे। सर ये क्या पड़ा हुआ है? तो उसने बोला यार कोई पक्षी आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़े, अभी वहाँ ऑक्सीजन की कमी, धीरे धीरे चल रहे हैं। एक मांस का टुकड़ा और देखा। तो हमने बोला सर ये इतना, बोला कोई गीद होगा यार, इतनी फायरिंग हुई है, कोई गीद आ गया वो बड़ा। मगर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, राणा सर ने बोला मुकेश, और वो बैठ गया। अब मानोगे मेरे दोस्त की यहां से गर्दन उड़ी हुई थी, ब्लड चल रहा था, धड़कन चल रही है, ऐसे पिचकारी मार रही है, नबज चल रही है, मगर गर्दन नहीं है। तो नॉर्मल जो कोट पहना हुआ था, मैंने वो कोट लगाया और इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया। उस टाइम मेरे मन में आई थी कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया। आज हम लोग 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जुलाई मनाते तो हैं, मगर पीड़ा नहीं समझते कि हमने अपने भाई से बढ़ के दोस्त को खो दिया है। कितनी कुर्बानियां लेकर के बैठे हुए हम, कितना दर्द लेके बैठे हुए हैं, ये कोई नहीं समझता। आज
आज आप सोचिए कि कौन उस दोस्त को ले आ सकता है। आज हम लोग शहीदों के नाम हर रोज दीपक जलाते हैं, मगर जिसका दीपक हमेशा के लिए बुझ चुका है उसको कौन पूरा करेगा। कभी एक मिनट सोचिए कि वो वीरांगना या वो माँ किस तरह बात करती होगी, किससे बात करे जिसका बेटा ही नहीं है। ऐसी ऐसी माएँ हैं जिनका एक ही बेटा था, वो भी इस देश को प्यारा हो गया, और आज बूढ़ा बूढ़ी अपना बुढ़ापा काट रहे हैं। ये कुर्बानियां दी हैं हम लोगों ने। मुझे आज भी बड़ी पीड़ा होती है कि ऐसा दोस्त जिसको मैंने दिन रात के सपने देखे थे वो आज इस दुनिया में नहीं है। वादे के अनुसार मुझे जाना था, वादे के अनुसार मुझे जाना था उनके साथ में। वादे के साथ मुझे उसके साथ में पार्थिव शरीर लेके जाना था, मगर मुझे नहीं जाने दिया कि एक लेयर चला गया दूसरा चला जाएगा तो फायरिंग कैसे होगी। बस मुझे परमिशन मिली कि आप पार्थिव शरीर जहाँ पर रखे जाते हैं, बाकी डेड बॉडियाँ रखी थी, वहाँ तक आप जा सकते हो। तो मैं 4:30 बजे वहाँ ऊपर से उतरते थे, बहुत टाइम लगता है, उतर करके नीचे गाड़ी तक लेके आए और 4:30 बजे अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर निकला और गुमरी मतियान में जहाँ पर हमारा मर्चरी बनाया हुआ था वहाँ पर उसके पार्थिव शरीर को रखा। लास्ट में उनके जो भी हम लोग निशान चेक करते हैं, निशान चेक करे, अगरबत्ती लगाया, चारों तरफ घूम करके अंतिम प्रणाम किया और कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। और वापस टाइगर हिल के ऊपर आए। उस दिन हम लोगों ने युद्ध नहीं लड़ा क्योंकि बहुत ट्रेजेडी हो चुकी थी। ये जस्ट सामने ट्रेजेडी हो चुकी है क्योंकि जिसका सामने ऐसे चला जाए। मगर सेना में हम लोगों को ये चीज़ें सिखाई जाती है, युद्ध में लड़ाई कभी बंद नहीं होती और खाना कभी बंद नहीं होता है। लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी आपको, चाहे आखिरी दुश्मन आखिरी गोली, चाहे एक जवानी भी रह जाए, कितना भी कुछ हो जाए। तो उस दिन हम लोगों ने तैयारी किया और अगले 3 दिन तक भारी फायर सपोर्ट दे करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा ला करके अपनी दोस्त की शहादत का बदला लिया हम लोगों ने। तो आज हम लोग बोलते हैं कि भाई 26 जुलाई विजय दिवस, 500 कुछ सैनिक हमारे चले गए हैं। इस बलिदान के लिए हमारी बटालियन को भी बहुत कुछ मिला। 10,000 हर राउंड हमने फायर किए थे, 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले, कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला और आज मेरी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल के नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं ऐसी बटालियन का हिस्सा हूं जिसने हमेशा ही दुश्मन के झटके छुड़ाए हैं। क्योंकि आप लोगों ने परमवीर जो 2 अपने जिंदा हैं, दोनों को हमने फायरिंग सपोर्टिंग दिया। विक्रम बत्रा जो आज नहीं है इस दुनिया में, और बाना सिंह 1987 के अंदर भी मेरी बटालियन थी ऑपरेशन मेघदूत के अंदर। तो मेरी बटालियन का बहुत बड़ा योगदान है इस देश के प्रति। और आज भी उस टाइम मेरी बटालियन 1889 लाइट रेजिमेंट थी, आज मेरी रेजिमेंट मिसाइल रेजिमेंट है, जिसको आप मिसाइल ब्रह्मोस देखते हो, वो मेरी बटालियन के पास में है आज। तो ऐसा नहीं है, वो उन्हीं को मिली है जिन्होंने अच्छे काम किए हुए हैं। तो आप भी अच्छे काम करोगे तो तरक्की अपने आप ही मिलेगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप अपने आप से कंपेयर करना मतलब। तो सेना में मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं कि आप लोग देखते हो हर रोज बिना युद्ध के जवानों की शहादत होती है और हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि शहादत हो गई, अपनी तरफ से हम झंडे डंडे लेके पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, और सेल्फी लेते हैं। लेते नहीं कि भाई मैं उधर गया था, मेरी हाजिरी पूरी हो गई, फेसबुक पर ट्विटर पर डाल दो, काम खत्म। नेता भी ये करते हैं, हम लोग भी उन्हीं का फॉलो करते हैं। मगर जब उस परिवार को जरूरत पड़ती है ना, तब कोई आगे नहीं आता है, हमेशा प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में तकरीबन बहुत से जवान ऐसे हैं जिनको पीड़ाएं होती हैं। गवर्नमेंट तो हमारे लिए करती है। आपने अभी भैरव सिंह राठौड़ का नाम सुना, मैंने अभी सर को बता रहा था बीच में, शाह सर को, मात्र 12,000 रुपया तनख्वाह मिलती है उसको। जिन्होंने पाकिस्तान के युद्ध में भैरव सिंह राठौड़, जो बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी ने रोल निभाया था, सुनील शेट्टी आज तक उसको नहीं मिला, उसने करोड़ों रुपये बना लिए और हीरो बन गया, देख लो आप। और रियल हीरो का आज आप नाम भी याद नहीं है, और आज उसको मात्र 12,000 रुपये मिलती है। तो आप सोचिए कैसे घर चलेगा मतलब। और हम लोग देश को समर्पित क्यों रहते हैं?
क्योंकि जनरल विपिन रावत को ले लीजिए आप, 41 ईयर्स सर्विस करने के बाद में भी खुद का मकान नहीं था, और आज यहां एक कोई नगर सेवक भी बन जाता ना तो अगली बार ओडी आ जाती है उसके पास में। कहां से आता है इतना पैसा? सोचने वाली बात है। कितना भ्रष्ट हो चुके हम लोग। क्या इस राष्ट्र को यही देके जाएंगे? अगर हम भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो हमारे बच्चे भी जैसा बोगे वैसा काटेंगे हम लोग। फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, वो ट्रेजेडी हो जाती है हमारे ऊपर। तो पैसा करप्शन मत करो, अच्छे काम में बिताइए। और मैं हमेशा यही आग्रह करता हूं, जैसे आप लोगों ने अभी ये शुरुआत की है, ऐसे ही आप सैनिकों को बुलाते रहो, क्योंकि हम लोग कोई बनावटी कहानी नहीं बताते हैं कि जी 4 पोइम इधर से उठाई, 3 उधर से उठाई, शिवाजी ये था, बाल गंगाधर ये था, और हम क्या हैं? हम स्वयं की कहानी है मेरी ये। तो स्वयं पहचानिए अपने आप को। आप लोगों की अलग से कहानियां हैं, आप अपने जीवनी उठा के देखिए कि जी मैं तो वहां नाला सुपारा में रहता था, ये करता था, और आज अपने आप को देखिए। तो स्वयं की कहानी आप लोग आगे लेके आइए, न कि हम लोग किसी की दाएं बाएं की कहानी लेके आए। ना तो आपने राम देखा, ना तो सीता देखी, जो स्वयं आदमी है। और आप भी, मैं आप लोगों को यही इंतजार करता हूं कि हमारे भारतवर्ष में ना मूर्ति पूजन पर बहुत विश्वास रखते हैं, क्योंकि जब तक बंदा जिंदा है ना, चाहे वो शिवाजी हो चाहे अम्बेडकर जी हो, हम लोगों ने उनको टिकने नहीं दिया, उंगली करते रहे हम लोग। भीमराव को भी देख लीजिए, आज हर आदमी बोलता है कि जी यही सब कुछ थे, लेकिन वो जिंदा थे तो उनको पढ़ने नहीं दिया था। शिवाजी महाराज को जब राजा बनने तिलक नहीं होने दिया था कि नहीं, बाहर से पंडित बुलाने पड़े थे। और आज भी क्या हो रहा है? आज भी आप रियल हीरो को कहाँ याद कर रहे हैं? आज जो सैनिक हैं उनको बताना पड़ता है कि सर मैं सैनिक हूँ। भाई है तो हम क्या करें? मतलब ये चीजें हैं। फिर हम भी चलो कल चले जाएंगे तो ये रोटरीज वाले हमारे बच्चे आएंगे, सर मेरा पापा चला गया, बेटा स्मारक बना दो, हम पैसे दे देंगे। बोलो क्यों? जिंदा करना, जो कुछ करना ना जिंदे जी करो मतलब। और आज भी हमारे बहुत से ऐसे मेरे जैसे दिव्यांग सैनिक हैं, आप लोग करते हो, तो मैं यही चाहता हूं कि रियलिटी में करिए। उनको व्हील चेयर वगैरह देनी है तो रियलिटी में दीजिए, किसी को मॉडिफिकेशन स्कूटर देना तो रियलिटी में दीजिए, किसी वीरांगनाओं की फीस भरिए। आप लोग गरीबों को भी बहुत देखते हैं, मेरे पास बहुत से ऐसे परिवार हैं, मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। और आप लोगों से यही आशा है कि आप ऐसे ही ये काम जारी रखिए। और उसमें सैनिकों को जो आपने एक शुरुआत की है, मैं बिल्कुल हृदय की गहराइयों से आप लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद बोलता हूं। और अंत में 2 लाइनें भारत माता के लिए बोलता हूं, टाइम बहुत ले लिया, कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन दाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। भारत माता की जय। प्लीज राइज, प्लीज प्लीज प्लीज। जय हिंद सब। बहुत खूब, बहुत खूब। रिक्वेस्ट डीजी कैलाश जेठानी। डीजी कैलाश जी, पीडीजी डॉक्टर आशीष गांगुली, प्लीज बी ऑन द स्टेज, प्लीज प्लीज। मैडम, Request all the COGs to be on the stage. ऑल सीओ जी सर।